ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम अपना आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके। तो हम अपना आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आईकोड का ब्रीफ से इंट्रोडक्शन देखते हैं। आईकोड एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मोटिव है शेयर करना, लर्न करना और ग्रो करना। हम दूसरों के साथ नॉलेज शेयर करते हैं, उनके नॉलेज से लर्न करते हैं और एज अ कम्युनिटी हम ग्रो करते हैं। तो हमारा मिशन क्या है? हमारा आईकोड का मिशन है कि एम्प्लॉयबिलिटी को क्रिएट किया जाए, हाईटेक स्किल्स सिखाई जाए और इंटरनेशनल मेंटोर्स के साथ मुलाकात करवाई जाए वेबिनार की शक्ल में, इसमें आप आज सब मौजूद हैं। तो हमारा फोकस क्या है, हम काम कैसे करते हैं? हमारे यहाँ पे आईकोड पे 20+ सेशन डेली हो रहे होते हैं। एक वीकली वेबिनार होता है जो कि आज हो रहा है, और 2 वीकली वर्कशॉप्स होती हैं। इसके अलावा हमारे पास पाइथन के लिए कोर्सेज होते हैं उन लोगों के लिए जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, और हमारे पास आर्ट्स और जीआरई के कोर्सेज भी रन किए जाते हैं ताकि हम स्कॉलरशिप क्रैक कर सकें। और इसके अलावा हमारे पास बैंक के इंटरव्यू की प्रेपरेशन भी करवाई जाती है, लीड कोड के प्रॉब्लम्स करवाए जाते हैं, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस को भी टारगेट किया जाता है। और इन केस अगर हमारे कोई भी सेशन आपसे मिस हो जाए तो आप उसकी रिकॉर्डिंग हमारे फेसबुक पेज पे विजिट कर सकते हैं। तो अगर हम आईकोड की रिसेंट अचीवमेंट्स की बात करें तो हमारे पास 700+ इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं हैकाथॉन्स में और कोडिंग कंपटीशन में, जो कि सारे इंटरनेशनल हैं। और उसके अलावा हमारे पास फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन्स हैं पूरी दुनिया में, यूएसए में मोस्टली, मेजोरिटी यूएसए में। उसके अलावा हमारे पास लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स हुए हैं हमारे स्टूडेंट्स के। और हमारी आईकोड की 259 टीम्स ने अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इवेंट होता है जो कि होता है CS50 पजल डे, उसमें 9 बाय 9 पजल सॉल्व किए हैं। तो जो कि एक बिग अचीवमेंट है। तो इसमें पाकिस्तान नंबर 1 पे आया है। उसके बाद स्टैनफोर्ड में हमारे पास एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम होता है जो कि कोड इन प्लेस है। उसमें आईकोड से 240+ मेंटोर्स एज अ सेक्शन लीडर सेलेक्ट हुए हैं, और वो वहाँ पे सक्सेसफुली अपने सेशन डिलीवर कर चुके हैं और पढ़ा चुके हैं वहाँ पे। उसके अलावा MIT एमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम है जो कि एक काफ़ी competitive प्रोग्राम है जिसमें ग्लोबली सिलेक्शन होती है और बहुत कम लोग सिलेक्ट होते हैं, जिसमें 3 आईकोड के स्टूडेंट्स भी सिलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा अगर हम गूगल कोड जैम की बात करें 2023 के ईयर में, तो आईकोड के 301 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और सक्सेसफुली प्रॉब्लम सॉल्व की है। उसके अलावा इतिहाद एविएशन ग्रुप हेडक्वार्टर अबू धाबी में हमारे 3 आईकोट के स्टूडेंट्स एज अ इंटर्न गए थे, और वहाँ पे उनको एक लग्जरी अपार्टमेंट और लग्जरी लाइफस्टाइल मिला था, और वहाँ पे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर उन्होंने वहाँ पे इंटर्नशिप सक्सेसफुली सिक्योर की और कंप्लीट भी की। उसके अलावा अगर हम हमारे फंडेड स्कॉलरशिप जो हुए हैं स्टूडेंट्स के, उनके प्रोफाइल की बात करें तो उसमें हमारे पास जो स्टूडेंट्स का प्रोफाइल था वो कुछ ऐसा था कि उनका CGPA का जो रेंज था वो 3.1 से 3.8 तक था। उनके पास आइल्स का जो स्कोर था वो 6.5 से लेकर 7.5 की रेंज में था। और पब्लिकेशन कोई नहीं थी, GRE भी नहीं था, और स्टडी गैप जो था 1 से 15 ईयर्स का था। और जो फी वेवियर मिला उनको 100% मिला, और स्कॉलरशिप उनके पास $1100 का था, जो कि $1100 से शुरू होकर $3000 तक जाता था पर मंथ। और बैंक स्टेटमेंट भी उनको शो नहीं करवानी पड़ी। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम मेंशन हैं, इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, एग्रीकल्चर फैसलाबाद है, कायद आजम यूनिवर्सिटी है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, उसके बाद मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी है, UET है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, बहरिया यूनिवर्सिटी है, और GCUF जो कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, ये शामिल हैं। अगर हम हाईकोर्ट के ग्राफ की बात करें तो हमने 2021 से स्टार्ट लिया था, और हमारे तब मेंबर्स अराउंड 6K थे, और उसके बाद ग्रेजुअली हमने ग्रो किया, और अभी हमारे पास जो मेंबर्स हैं 35K या इससे ज़्यादा हो चुके हैं, जो कि हमारा ये ग्राफ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो अगर हम यहाँ पे सेक्शन लीडर की बात देखें तो हमारे पास 2023 में सिर्फ 11 थे, और हार्वर्ड में जो टीम थी 18 थी, जबकि अभी हमारे पास इसी ईयर में 259 टीम्स थी जो कि हार्वर्ड में थी, और हमारे पास जो स्टैनफोर्ड का प्रोग्राम था उसमें 167+ टीए सेलेक्ट हो चुके हैं एज अ सेक्शन लीडर।
तो ये अगेन वही हमारे पास एक पाई चार्ट है हमारे यूनिवर्सिटीज़ का कि कौन कौन से स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें हमारे पास कायदे आज़म और वर्चुअल यूनिवर्सिटी और फास्ट जो कि 2022 में सिलेक्ट हुए हैं। उसके बाद 2023 में हमारे पास यूनिटी टेक सलाह जीसीएफ से सिलेक्ट हुए और 2024 में आगे रिस्पेक्टिवली इस तरह चलते जा रहे हैं। तो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप www.icode.guru/join पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और इससे आपको हमें मेल आ जाएगा और आप वहाँ से हमें स्लैक पे ज्वाइन कर सकते हैं। और फेसबुक चैनल पे आप हमें ज्वाइन करने के लिए, हमारी रिकॉर्डिंग देखने के लिए facebook.com/iCodeGuru पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो हम आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। सो मैम मुस्कान। Assalamu alaikum. So thank you so much sir Sharjeel for introducing the ICOT group. So वेबिनार शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगी सर सैयद फहद खालिद साहब का। सो सर का जो एजुकेशन है, सर की जो बीएस है, सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट में। सर ने अपना बैचलर्स सर सैयद यूनिवर्सिटी से किया। देन सर का डबल मास्टर्स है। फर्स्ट मास्टर है द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, एंड सर का सेकेंड मास्टर जो है वो इंजीनियरिंग में है द जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से। अगर मैं सर के एक्सपीरियंस की बात करूं तो सर का 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, यानी कि सर से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस वेबिनार में। सो सर की जर्नी है वो शुरू होती है 2004 से एज अ वायरलेस सिस्टम्स इंजीनियर एट एयरकॉम इंटरनेशनल। देन ही ज्वाइन मॉडलिंग एज अ आर्ट प्लानिंग एंड डिजाइन इंजीनियर, और सन 2007 में सर ने एज अ रिसर्च साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास सिस्टम्स को ज्वाइन किया। कैप्रो कम्युनिकेशंस, एरिक्सन जैसी कंपनीज में भी सर ने काम किया है एज अ सीनियर इंजीनियर एंड प्रोडक्ट इंजीनियर टू हेड ऑफ डेटा एनालिटिक्स। देन सर का इन कोड एंड आर्थर डिड रिटन भी एक्सपीरियंस है स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग प्रिंसिपल के तौर पर। करंटली सर एडवाइजर हैं और इन्वेस्टर हैं सादिक.ai के, और प्रोडक्ट लीड हैं एडमेटा के। तो प्लीज वेलकम टू सर सैयद फहद खालिद। और सर हम बहुत एक्साइटेड हैं इस वेबिनार के लिए। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। तो हम आज का वेबिनार शुरू कर सकते हैं। तो सर सैयद ओवर टू यू। शुक्रिया मुस्कान। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर। जी ठीक है, मैं बाद में इसको स्लाइड में ले जाऊंगा, अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सैयद फ़हद खालिद है, आई गो बाय फ़हद। मैं सेमिनार को ऐसे ब्रेक डाउन करूँगा वेबिनार को कि पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ थोड़ा सा, एंड देन क्विकली गो थ्रू माय लाइफ जर्नी, और फिर अराउंड 25 मिनट्स जो होंगे, 25 मिनट के करीब, हम लोग प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे बात करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि ये भी एक फील्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल के लैंडस्केप में। तो अगेन आई गो बाय फ़हाद, मेरा ताल्लुक़ कराची पाकिस्तान से है। मैंने जो तालीम हासिल करी वो ओ लेवल्स ए लेवल्स एक आयशा बवानी स्कूल है, अगर किसी को पता है जो कराची से हैं उन्होंने देखा होगा, मेन शाहराह फैसल पे। और वहाँ से फिर DHA कॉलेज फॉर मेंस में मैं जो था इंटर किया मैंने। और उसके बाद मैं वहाँ से निकल के सर सैयद यूनिवर्सिटी आया, और सर सैयद यूनिवर्सिटी के बाद मैंने मास्टर्स किया US से, फिर एक और मास्टर्स किया US से, और अब मैं मेटा के अंदर जॉब करता हूँ प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर। मेरा जो लाइफ जर्नी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और आप लोगों के लिए काफ़ी काफ़ी लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है। मैं एक अंडरडॉग था। किसी ने रेज हैंड किया, सॉरी। कोई सवाल हो तो मुस्कान, सवाल एंड में करेंगे या पहले करेंगे, ये भी हम बता दें थोड़ा सा। सर जिस तरह से सर आपको ठीक लगता है हम उस तरह से कर लेते हैं। अगर सर हमने दरमियान में क्वेश्चंस लेने हैं तो वी कैन, और अगर हम लास्ट में ले सकते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, आई एम ओपन ईदर वे, जो भी आप द वे यू वांट टू गो फॉर, आई एम ओके ईदर वे। ठीक है, ताकि इट शुड बी इंटरेक्टिव, वरना लोग बोर हो जाएंगे मुझे लगता है। तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि पीपल आर इंटरेक्टिव। तो इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन प्लीज रेज हैंड, आप अपना हाथ उठा सकते हैं, हम लोग जवाब दे देंगे। ठीक है, तो मेरी जो जर्नी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे जो फादर थे वो 9th ग्रेड में स्कूल छोड़ दिया था उन्होंने, और मेरी अम्मी ने इंटर में। तो दोनों जो पेरेंट्स थे वो अंडर इंटर ही आप समझें,
अम्मी ने बाद में जाके एजुकेशन पूरी करी और वो जो थी डेंटल हाइजीनिस्ट बन गई, वालिद साहब ने कभी नहीं की। तो वालिद साहब जो थे वो एक गारमेंट फैक्ट्री में परचेज मैनेजर थे। कराची में कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है जिसके अंदर बहुत सारी गारमेंट फैक्ट्रीज़ हैं, और वो वहाँ प्रोक्योरमेंट मैनेजर थे, स्टोर मैनेजर थे, फैक्ट्री के अंदर जो माल रखा जाता है आप वेयर हाउस के अंदर। तो हमारा घर जो था आप समझ लें लोअर मिडिल क्लास था, और डे टू डे जो भी आपकी सैलरी आती है मंथ टू मंथ उसके ऊपर चलता था। तो शुरू से मुझे ये आइडिया था कि हमारे फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, और आपको एक सिनेरियो बन जाता है कि उसको कैसे ठीक करें। तो जब मैंने इंटर किया तो इंटर करने के बाद मैंने कहा यार अब अपने वालिदैन की कैसे मदद करें, इनको तो पूरी ज़िंदगी काम करते हुए होगी और अब हालात हमेशा ख़राब ही रहते हैं, कभी अच्छे नहीं होते। तो आई स्टार्टेड टू लुक अराउंड कि मैं क्या करना शुरू करूं। तो मैं जब इंटर की छुट्टियां हुई और सर सैयद में एडमिशन हो चुका था, कुछ गैप था, सर सैयद की फ़ीस भी काफ़ी थी मेरे लिए, उस ज़माने में 40,000 रुपये पर सेमेस्टर होती थी। तो मैं चाहता था मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करूं, मेरा एनईडी में सिविल इंजीनियरिंग में हुआ था, मुझे सिविल करनी नहीं थी। और कराची यूनिवर्सिटी में मेरा फिजिक्स डिपार्टमेंट में जियोलॉजी में हुआ था, जहां मैं पेट्रोलियम इंजीनियर के बारे में सोच रहा था। तो मैंने खैर एनीवेज ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी। अखबारों में देखने लगा कहीं मोबाइल लिंक के किसी शोरूम के ऊपर जॉब मिल जाए जहाँ जाके मैं खड़ा हो जाऊँ, सेल्स का बंदा बन जाऊँ, कुछ बेचना शुरू कर दूँ। कुछ भी नहीं मिला। तो इन द एंड किसी ने बोला कि तुम ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो। जब तक मैं पहले सेमेस्टर में आ चुका था सर सैयद के, तो मैं 7वीं क्लास के एक बच्चे के ट्यूशन पढ़ाता था जो कि तकरीबन 4 किलोमीटर दूर था। मेरे पास ना साइकिल थी, ना स्कूटर थी, ना गाड़ी, तो मैं पैदल चला जाता था। छोटे बच्चे को पढ़ाना शुरू किया, अच्छे पैसे मिल जाते थे। मगर आई रियलाइज कि छोटे बच्चों का मतलब ये है कि वो शायद बच्चा 4वीं क्लास में था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। इट टफ होता है काफ़ी, आपको एक लेवल चाहिए होता है इन बच्चों के साथ काम करने के लिए। तो मेरा शायद वो टेम्परमेंट नहीं था। मैंने कुछ अर्सा काम किया तो किसी ने मुझे बताया ट्यूशन एकेडमीज़ होती हैं जो आपको ट्यूशन्स दिला देती हैं। तो मैं एक आध ट्यूशन एकेडमी में जंग, और मेरे पास डॉन न्यूज़ हर संडे आता था। मेरे वालिद साहब को बहुत शौक था संडे टू संडे डॉन पढ़ने का। तो मैं डॉन शुरू से, जब से अब ब्रिंगिंग हो रही थी मेरी ग्रेड 1 ग्रेड 2 से, मेरे पास डॉन अखबार हमेशा होता था। तो मैं उस डॉन के अखबार में एक सेक्शन होता है क्लासिफाइड, उसमें जाके मैंने ट्यूशन अकेडमी में अप्लाई किया। उन्होंने मुझे कुछ जगह इंटरव्यू के लिए भेजा, मैंने उन लोगों से बात की। इत्तेफाक की बात है कि जिस बिल्डिंग में मैं रहता था अपार्टमेंट में, उसकी 2 बिल्डिंग छोड़ के एक फैमिली मुझे मिल गई, और मैंने उन्हें वहाँ इंटर पढ़ाना शुरू किया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने खुद तो ओ लेवल्स ए लेवल्स किया हुआ है, मुझे तो आता ही नहीं है मैट्रिक पढ़ाना, और मैं तो गलत टीचर हूँ मैट्रिक का। और मैं अगर चला भी जाऊँगा, मेहनत भी कर लूँ, बहुत मेहनत करके बड़ा अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ, मगर प्रॉब्लम ये थी कि मेरा वो एरिया नहीं था। तो मैंने कहा मैं क्यों ना ओ लेवल्स ए लेवल्स की ही बच्चों को पढ़ाऊँ जो मैंने खुद की है। देन आई स्टार्टेड टू वर्क ऑन ओ लेवल्स ए लेवल्स। वहाँ पैसे भी अच्छे मिल जाते थे, मगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एड मैथ्स सभी पढ़ाना शुरू हो गया जो नॉर्मल टीचर पाकिस्तान में करते हैं। अब मैंने कहा यार ये भी गलत है, मेरी एक्सपर्टीज़ जो है वो सिर्फ मैथ्स एड मैथ्स और फिजिक्स की हैं, और केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे आता है, मगर मैं अपने आप को कंस्ट्रेन करूँ कुछ एरियाज में बजाय बहुत ज़्यादा ब्रॉड जाने के लिए। तो मैंने फिर फिजिक्स एड मैथ्स और स्टैट्स और एडिशनल मैथ्स पढ़ाना शुरू करी। और मैं पढ़ाते पढ़ाते इतना मशहूर हो गया कि मैं सर सैयद के शायद 2.5 साल की, मेरा मतलब 5th सेमेस्टर में था, कि मैं महीने का 1.5 लाख रुपए कमा लेता था। और ये मैं 2004 की बात बता रहा हूँ आपको। 2004 में मैं 4 बजे तक सर सैयद में पढ़ता था, और उसके बाद 4 बजे मैं बस लेके चला जाता था, ट्यूशन टू ट्यूशन ट्यूशन टू ट्यूशन जाता था, रात के 9 साढ़े 9 बजे घर वापस आ जाता था। फिर आके अपना जो भी असाइनमेंट पूरा करना है 12 बजे तक किया, सो गए, सुबह निकल गए। तो ऐसे करके फिर मैंने बाइक खरीद ली क्योंकि मेरे पास ट्यूशन ज़्यादा हो गई और बसों में टाइम ज़ाया होता था। तो बाइक से फिर मैं करता गया, और मैं इस लेवल पे पहुंच गया कि आप समझ लें कि एक ट्यूशन एकेडमी बड़ी मशहूर, अनीस हुसैन, कराची के अंदर, उन्होंने एक इंस्टीट्यूट खोलना था। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ट्यूशन क्यों पढ़ाते हो, ऐसा करो तुम मुझसे 20,000 रुपये महीना ले लो और मेरे ट्यूशन एकेडमी में पढ़ाओ। मैंने कहा नहीं, मैं आपके पास नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अपने आप को स्केल करूंगा। मैं स्केल करते करते इस लेवल पे पहुंच गया कि मेरे पास ऑलमोस्ट कोई 2 लाख रुपए महीने की ट्यूशंस थी, और मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैं अपने जो सरसीयत के दोस्त थे उनको दे देता था कि यार तुम पढ़ा लो इसको, मेरे पास टाइम नहीं है। खैर ये जब 4 साल पूरे हो गए, अब 2 लाख रुपए एक तरफ, मैं जॉब ढूंढ रहा था। तो मेरी अम्मी जिस डेंटल हॉस्पिटल में काम करती थी वहाँ पेशेंट्स आते थे बड़े एग्जीक्यूटिव किस्म के। फॉर एग्जांपल मुशर्रफ की अम्मी के वहाँ दांत ठीक होते थे, मुशर्रफ के खुद के होते थे। तो यू कैन इमेजिन कि हाई प्रोफाइल क्लिनिक थी। तो वहाँ फिलिप्स के सीईओ आए, उन्होंने कहा, मेरी अम्मी ने कहा कि इनको इंटर्नशिप करनी है। तो उन्होंने मुझे इंटर्नशिप पे लगा दिया। ट्यूबलाइट की फैक्ट्री होती थी साइड एरिया में, मैं ट्यूबलाइट की फैक्ट्री में ट्यूबें ठीक करता था। फिर क्वालिटी इंश्योरेंस के वहाँ मैं एक बंदे से मिला जो यूटी ऑस्टिन गया हुआ था, और वो क्वालिटी का एक्सपर्ट था। तो वो पढ़ के वापस आए हुए थे, तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि उनकी जो पढ़ाई और हमारी पढ़ाई में क्या डिफरेंस है।
मुझे उनका नाम तो शायद अब्बास नाम था, आई रिमेंबर दैट। तो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड टू थिंक ऑफ कि मुझे। जी गुलाम, आपका क्वेश्चन है कोई? गुलाम कादिर, मे बी हैंड रेज किया बता आपने, एनीवेज। तो वहां से मैं गया टूवर्ड्स, मैं वहाँ से जब ग्रेजुएट, सॉरी, साइट फैक्ट्री में काम किया, फिर मेरी अम्मी ने वहाँ पीएसओ के कोई एग्जीक्यूटिव आते थे, उनसे फरमाइश की। उन्होंने कहा कि हम तो सारे ए क्लास स्टूडेंट लेते हैं, सर सैयद तो टीयर 2 यूनिवर्सिटी है, प्रॉब्ली नहीं होगा। तो उन्होंने कहा चले ठीक है, आप भेज दें, मैं टेस्ट में बिठा देता हूँ। उन्होंने टेस्ट में बिठा दिया, मैं टेस्ट क्लियर कर लिया। उन्होंने मुझे इंटर्नशिप दे दी, और उन्होंने कहा कि तुम इंजीनियरिंग के हो तो तुम कुरंगन डिस्टिलरिया के प्लांट पे काम करो। मैं प्लांट पे काम करने गया, तो मैं तो हैंड्स ऑन बंदा था, बिल्कुल ही कहीं भी बैठ के काम करने वाला। मेरे लिए तो कोई एग्जीक्यूटिव टच था नहीं, ना ऑफिस का चक्कर था। और मेरे ताया की किसी ज़माने में प्लास्टिक फैक्ट्री थी, तो मैं जब गया तो वो कैस्ट्रॉल के ऑयल के डब्बे बना रहे थे। तो पूरी मोल्डिंग मशीन, एवरीथिंग, दाना डाल के उसको मोल्ड बना के उसके ऊपर क्यूए करके ढक्कन लगा के वो सब मैंने किया हुआ था हैंड्स ऑन। तो उन्होंने कहा यार ये तो एक्सपर्ट, इसको तो मशीन की प्रॉब्लम भी बताया। अगले दिन मशीन ख़राब हो गई, मैंने मशीन ठीक कर दी। तो उन्होंने कहा यार तुम जो हो ना, हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिंग की जॉब कर लो। मैंने कहा नहीं यार, मुझे कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं करना। मेरे फाइनल ईयर सेमेस्टर आ रहा है, और वहाँ सर सैयद बहुत प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी है। जो उसका एडवांटेज था सर सैयद का, वो यही था कि वो हैंड्स ऑन बहुत थे। तो वो कहते हैं कि वो इंडस्ट्रियल का प्रोजेक्ट ले आओ, क्या तुम मुझे दे दोगे? उन्होंने कहा हाँ, हम तुम्हें जो प्रोजेक्ट बोलोगे दे देंगे। उन्होंने मुझे एक पूरा ऑयल सिस्टम का, आप समझ लें कंट्रोल्स का प्लांट था, जो उन्होंने कहा कि ये अपग्रेड नहीं हुआ है, तुम इसको, गेयर ऑयल बेसिकली बनता था वहाँ, तो तुम इसको अपग्रेड कर दो। मैं अपने 3-4 दोस्तों को लेके गया, उनके साथ पूरी प्लान की हमने फीजिबल स्टडी बनाई, और हमारा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बन गया। इसके साथ साथ उन्हें इंटर्न्स की ज़रूरत थी, तो मैंने अपने क्लास के कोई 8-9 लड़कों को इंटर्नशिप भी दिला दी विदाउट एग्जाम पास करे। क्योंकि जो ऑयल फैक्ट्री का प्लांट का सीएम जीएम था, वो मेरा दोस्त बन गया, और उसने कहा यार हमें लड़के चाहिए तुम्हारी तरह, यहाँ बहुत काम है और एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एनीवेज, यहाँ से निकला तो अब ऑयल का मेरा मूड था कि मैं ऑयल करूँगा। मगर टेल्को बूम करने लग गई 2005-6 में, और मुझे मोबिलिंग के अंदर इंटर्नशिप मिल गई। मोबिलिंग से पहले एक्चुअली मैं इंटर्नशिप करना चाहता था, तो टेलीनॉर लग रही थी, सीमेंस टेलीनॉर। वहाँ एक कंपनी है एयरकॉम, जो लंदन से आई हुई थी। किसी ने मुझे कहा कि अगर तुम्हें इस कंपनी में जॉब मिल जाए तो ये डॉलर में पैसे देते हैं। मैंने कहा यार मुझे कहाँ से देंगे, मेरा तो कोई जानने वाला भी नहीं है, ना मेरी कोई अच्छी जीपीए। खैर, अम्मी ने फिर वही अपनी क्लिनिक के थ्रू कोई पेशेंट को बोला, वहाँ मुझे सीमेंस में जॉब मिल गई। उन्होंने कहा हम आपको ना रियल्टर बना सकते हैं, क्योंकि साइडों के ऊपर किसी बंदे को जाना होता है और निगोशिएट करनी होती है घर वालों से कि घर पे टावर लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे दे दें। मैंने वो ले ली। 2 महीने के बाद मैंने कहा यार ये काम तो रियल एस्टेट एजेंट का, मैं तो रियल एस्टेट एजेंट नहीं हूँ, मगर चलो तजर्बा हो रहा है। सारे गोरों से, बहुत सारे गोरे थे वहाँ, दुनिया भर से आए हुए थे। तो मैं एक दिन, किसी ने वहाँ एनईडी की एक खातून थी, स्वीटी आपको कोई सवाल है? आपका घर, आप हैंड रेस किया था आपने, स्वीटी नाम है, सॉरी आपका, ओके सॉरी। तो एनीवेज, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आप एक एक खातून थी, उन्होंने कहा कि आप जो हैं वो सवाती या स्वीटी, सॉरी, आपका कोई सवाल है? आपका हैंड रेज हुआ हुआ है। इट्स ओके। तो एनीवेज, तो मैंने फिर अपना वहाँ किसी ने मुझे कहा, एक कैनेडी की खातून थी, उन्होंने कहा फहाद तुम जाओ और जाके बात करो इनसे, शायद तुम्हें मिल जाए। मैं एक दिन गया, उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा मुझे फ्री की इंटर्नशिप दे दो। उन्होंने कहा ठीक है, हमारा एक बंदा इंटरव्यू लेगा आपसे सुबह। वही वो जो ऑफिस में लोग बैठते थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। उन्होंने कहा हमारे लिए खाना लाओगे? मैंने कहा जी ले आऊंगा। उन्होंने कहा पानी दोगे? मैंने कहा दूंगा। उन्होंने कहा कोई डेस्क नहीं है? मैंने कहा कोई मसला नहीं। मैंने कहा मुझे एयर कॉम के अंदर जॉब मिल रही है, एक्सपर्ट्स के साथ बैठने के, दुनिया भर के बेहतरीन एक्सपर्ट्स हैं ये, तो अगर ये मुझे सिखा दें थोड़ा सा भी तो मैं कर लूंगा। तो एनीवेज, मैं अगले दिन ऑफिस आया, उन्होंने कहा ना लैपटॉप है, ना डेस्क है, ना कुछ है, तुम पानी का जो कूलर है उसके बराबर में बैठ जाया करना, और जब भी किसी को जरूरत होगी वो तुम्हें बुला लिया करेंगे। अब मैं लास्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग के हूँ सर सैयद के, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं 2 लाख रुपए महीना कमाता हूँ शाम में, और मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उस फील्ड में जाना था। मैं चला गया, बैठ गया वहाँ। एक मेरे बड़े एक साहब थे, वो आए हुए थे, उन वो थोड़ा सा रैंप अप, उनका स्पीड थोड़ी स्लो थी। उनके पास भी लैपटॉप था, डेस्क थी, मगर उन्होंने कहा यार फहद तुम ऐसा करो, मेरा लैपटॉप डेस्क यूज कर लो, तुम स्पीड रैंप अप तुम तेज करते हो, ये जब मुझे सिखा रहे होंगे पहले तुम सीख लेना और फिर तुम मुझे बता देना। अब ये फुल टाइम एम्प्लॉय था, तो जो लोग थे वो मुझे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स दे देते थे, मैं सीखता गया सीखता गया। फिर वो इंटर्नशिप खत्म हो गई, और फिर मैंने मोबिलिंग में अप्लाई किया, मुझे मोबिलिंग की इंटर्नशिप मिल गई। और 3 महीने के बाद जब मैं मोबिलिंग में गया, उन्हें पता था ये एयर कॉम से आ रहा है, तो उन्होंने मुझे परमानेंट कर दिया, और वहां भी मैं अपने साथ किसी और को ले गया।
एनीवेज वहाँ मैंने 2 साल काम किया, कराची के, मुल्तान, फैसलाबाद के और सखर कोयटा के बहुत सारे टावर्स जो आप लोग यूज़ करते हैं अब, ऑलमोस्ट कोई 800 900 साइडें मैंने लगाई और पता नहीं कितने गाँव में मैं ट्रैवल किया। और उसके बाद फाइनली मेरा जो कज़न है वो ह्यूस्टन में कैंसर के डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा फहद अब 2 साल हो गए हैं, तुम पढ़ने आ जाओ यहाँ। मैंने अप्लाई कर दिया, मेरा जीमैट का स्कोर रीजनेबल था और मेरे साथ जो सरसीद का टॉपर था उसने भी अप्लाई किया, उसका भी उसी स्कूल में हुआ, मेरा भी। हम दोनों वहाँ गए और रूम में जाके हम लोगों ने एक वो जो डोम्स होते हैं उसमें रहना शुरू कर दिया। वहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि हम दोनों लेट पहुंचे तो ज़्यादातर जो इंटर्नशिप्स थी वो बच्चे ले चुके थे। शाहीन, आपका कोई सवाल है? तो बच्चे ले चुके थे तो हमारे पास कोई वो नहीं थी, रिसर्च साइंटिस्टशिप नहीं थी। अब 12,000 डॉलर पर सेमेस्टर फीस थी, हमें कोई स्कॉलरशिप मिली नहीं थी। तो हम जॉब ढूंढ रहे थे, तो एक दिन जिस 20 अगस्त था या पता नहीं 21 अगस्त था, हम कैंपस के अंदर जॉब ढूंढ रहे थे। एक एक रेस्टोरेंट में गए तो उसने कहा कि यार मेरे पास डिश वॉशर की जॉब खाली है, मगर आज ट्रायल दोगे? हमने कहा ठीक है ट्रायल दे देंगे। हमने ट्रायल दिया, उस दिन 1,000 प्लेटों के करीब हमने डिशेस साफ करी। और वो बड़ा अच्छा बंदा था, गोरा एक, उसने कहा कि तुम दोनों आ जाओ और हम रोज डिश वॉशिंग में लग गए। उसने कहा मैं तुम्हें खाना फ्री दे दूंगा। तो हमने कहा ठीक है, खाना फ्री मिल गया, हमारा तो काम हो गया। और उसने कहा कि $6 का रेट था पर आवर, 20 घंटे कर सकते। तो हमने कहा चलो कुछ थोड़ा बहुत हो जाएगा। मगर मीनवाइल जो मेरा साथ रूममेट था वो टॉपर था, और बहुत ही मतलब टॉपर ऐसा था जिसको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने भी एक अवार्ड दिया हुआ था। तो उसने एक दिन जाके कहा कि यार हमें रिसर्च साइंटिस्ट ढूंढना पड़ेगा ताकि हमारी फीस माफ हो जाए। तो ही वेंट टू सम प्रोफेसर, वो पीटीसीएल में डिविजनल इंजीनियर भी था किसी ज़माने में। तो उसने जाके एक टेस्ट में बैठ गया, वो ऑप्टिकल फाइबर का था, और उसमें उसने 100 में से 100 मार दिया और पूरी क्लास जो कोर्स ले रही थी उनका नहीं आया, उसका आ गया जो कोर्स नहीं ले रहा था। मैंने कहा यार इसको मिल गया, मुझे भी मिल जाना चाहिए। अगली बार जब टेस्ट हुआ मैं भी बैठ गया, मेरे नंबर 89 आए। हम दोनों को रिसर्च साइंटिस्टशिप मिल गई और हमने वो डिश वॉशिंग की जॉब छोड़ दी और हम लोग रिसर्च साइंटिस्ट बन गए। और वहाँ हम लैब में जाते थे, रिसर्च करते थे ऑप्टिकल फाइबर पे, मैं वायरलेस में कर लेता था। और हम लोगों ने अपना रिसर्च बेस्ड मास्टर्स पूरा कंप्लीट कर लिया और उसके बाद निकल गए। जब निकले तो जॉब नहीं थी मार्केट में, बहुत हालात ख़राब थे। तो मेरा दोस्त वापस आ गया और मैं वहीं यूएस में अपने कज़न की मेडिकल क्लिनिक के अंदर मैं हॉस्पिटल का असिस्टेंट बन गया। 4 5 महीने वो की तो मुझे एक जॉब मिल गई सैटेलाइट कंपनी में, जो ऑयल एंड गैस की सैटेलाइट कम्युनिकेशन, और जो ये जो अमेरिकन यूएस आर्मी होती है इसको सैटेलाइट देते थे इराक और अफगानिस्तान की वॉर के अंदर। तो उन्होंने कहा कि तुम आरएफ के एक्सपर्ट थे, क्योंकि मैं बॉलिंग में काम करता था एक ज़माने में। तो उन्होंने कहा कि बस ये लिंक बजट बनाना है। लिंक बजट होता है कि एंटेना कितनी दूर तक ट्रांसमिट करेगा और कितना रिसीव करेगा। तो मैं वो कर रहा था, मगर वो मेरा ग्रीन कार्ड नहीं कर रहे थे। तो ग्रीन कार्ड नहीं कर रहे थे तो मैंने कहा अब क्या करें यार, अब बड़ा मसला है। तो अब मैं चला गया एक कंपनी एरिक्सन, वहाँ कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने मेरा ग्रीन कार्ड किया। वहाँ जब मैं गया तो मैंने देखा कि एक पाकिस्तानी लड़का मुझे मिला लाहौर का, वो कहने लगा यार तुम सेल्स के बंदे हो, तुम्हें स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग में होना चाहिए, तुम गलत एरिया में हो। मुझे पता ही नहीं स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग क्या थी। मैं वहां से निकला, मैंने स्ट्रेटजी कंसल्टिंग की 4 5 कंपनियों में अप्लाई किया, इंटरव्यू फेल हो गया मेरा। फिर एक कंपनी थी वहां अप्लाई किया, उन्होंने मुझे रख लिया और बाद में उसको एरिक्सन ने खरीद लिया। तो दोबारा मैं एरिक्सन में आ गया। 2 3 साल मैंने वहां काम किया तो मेरा एक्सपोजर हुआ बिजनेस साइड से, कि आरओआई क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, बिजनेस प्लानिंग क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, लोग इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ कैसे देखते हैं। फिर वहाँ से मैंने अप्लाई किया तो एरिक्सन के अंदर इंडोनेशिया में एक पोजीशन थी डायरेक्टर की, मुझे वो मिल गई। मैं वो जॉब छोड़ के अपने बच्चों को लेके इंडोनेशिया चला गया। मैंने 1.5 2 साल वहाँ गुजारा और जब वापस आया तो मैं एक न्यूयॉर्क की कंपनी में काम करने लगा। वहाँ मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ एरिक्सन में था, उसने कहा यार फेसबुक दुनिया भर में टेलको लगा रहा है और उनके पास लोग नहीं है जिनको टेलको लगाने का तजर्बा हो इमर्जिंग मार्केट्स में, तुम आ जाओ हमारे पास। तो मैं उसके पास चला गया और इस तरीके से मैं फेसबुक के अंदर सोल्यूशन आर्किटेक्ट के तौर पे दाखिल हुआ। अब इसमें 2 4 चीज़ें हैं। मेरी जो जीपीए थी, सी जीपीए सरसेद में 2.6 थी बाय द वे। ये इस वजह से मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जीपीए के पीछे भागे जा रहे हैं। मतलब मेरा अपनी मेंटालिटी ये है कि जीपीए से कोई ताल्लुक नहीं है किसी का भी, आपको ऑलराउंडर होना चाहिए। मेरे साथ मतलब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो एनईडी के टॉपर्स भी थे और नस के भी टॉपर्स थे और बहुत सारी यूनिवर्सिटी के टॉपर्स थे, और वो भी वो काम नहीं कर सके जो मैं कर सका। उसकी रीज़न सिर्फ यही थी कि आपको ऑलराउंडर प्लेयर चाहिए होता है, जो बोल भी सके, जो लिख भी सके, जो बात भी कर सके, जो कोऑर्डिनेशन भी कर सके, और जो मुख्तलिफ चीज़ों में हाथ बटा सके, बनिस्बत सिर्फ कि उसके पास जीपीए हो और पीएचडी की डिग्री हो। अब जब मैं काम करता हूं तो मेरे पास हार्वर्ड के भी पीएचडी मौजूद हैं, स्टैनफोर्ड के भी पीएचडी मौजूद हैं,
कार्नेगी मेलन के भी मौजूद हैं, यू नेम इट, दुनिया के टॉप पीएचडीज मिलेंगे। मगर जब मैं उनको देखता हूँ अपने रूम में बैठ के स्ट्रगल करते हुए, तो उन सबकी स्ट्रगल वही है जो हमारी है। कोई फर्क नहीं है, किसी भी किस्म में कोई फर्क नहीं है। तो अब मैं ये एहसास देखता हूँ कि जीपीए के बजाय अगर आप ऑलराउंडर बने तो ज़्यादा बेहतर है। पीएचडी आपने किसी एरिया में कर ली है, बहुत अच्छी बात है। मगर अगर पीएचडी के बाद आप उसमें से कोई डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन नहीं ला ला पा रहे, तो वो स्ट्रगल है। क्योंकि पीएचडी आप करते ही इनोवेशन के लिए, वरना एक अंडर ग्रेड कोडर जो है, जो सीएस का, वो आज बेहतरीन जॉब कर सकता है अगर उसको सही कोडिंग और इनोवेशन माइंडसेट है। तो बेसिकली दैट्स है। अच्छा, अब मैं क्योंकि कोडर नहीं था, तो मैंने सोचा मैं फेसबुक में क्या करूं, क्योंकि वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी है, वहां तो मेरे जैसे लोगों का काम नहीं है, मैं तो टेलको का बंदा हूं। तो फिर मैंने वहां अपना रोल डिफाइन करना शुरू किया। तो मैं क्योंकि इंजीनियर था, इंजीनियर एग्जीक्यूशन करता है, एग्जीक्यूशन का मतलब है काम करता है प्रैक्टिकली। और मैंने स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट था, स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट स्ट्रैटेजी बनाता है कि यार कंपनी कहाँ जाएगी 5 साल में, 10 साल में, 2 साल में। फॉर एग्जांपल छोटी सी मिसाल ले लूँ कि आपके आपके पाकिस्तान में कितने वाटर डैम बनने चाहिए, राइट? ये फीजिबिलिटी स्टडी बनाते हैं तो मैंने कहा यार ये जो है ना प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाला जॉब है, बड़े अच्छा, ये मैं कर लेता हूँ। तो मैंने प्रोडक्ट मैनेजमेंट ज्वाइन कर ली, और 2017 से लेके अब तक मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट कर रहा हूँ। और इसमें भी मैं पहले टेल्को के टूल पे था। और इसमें भी एक प्रॉब्लम ये थी कि जब मैं सोल्यूशन आर्किटेक्ट था, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए इंटरव्यू दो, मैंने फेल कर दिया। फिर उन्होंने कहा दोबारा दो, मैंने फिर फेल कर दिया। उन्होंने कहा दोबारा दो, मैंने तीसरी बार फेल कर दिया। इतने मौके किसी को नहीं मिलते जितने मौके मुझे दिए उन्होंने, जो बात है। और मैं उसके बाद मेरा जो मैनेजर, उसने कहा यार तुम प्रोडक्ट मैनेजमेंट का इंटरव्यू फेल करते हो, मगर तुम काम वो कर रहे हो जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट करता है, मैं तुम्हें ना टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजमेंट का टाइटल दे देता हूँ। मैंने कहा ले लो, बच्चों को खाना पीना तो करना है। अब मैं वापस तो टेलको में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि टेलको इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। खत्म का मतलब, अब भी अगर मुझसे अगर कोई पूछे तो यूफोन, मोबिलिंग, ये जगहें काम करने की हैं तो नहीं रही हैं अब। पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स कर रही है, तो आप क्यों जाओगे? तो मैंने ले ली। 1 साल के बाद वो दोबारा, उन्होंने कहा यार चाहे कुछ हो जाए, हमें तुम्हें ही प्रोडक्ट मैनेजमेंट बनाना है इस टूल का, दोबारा से इंटरव्यू दो। मैंने इंटरव्यू दिया, क्लियर हो गया। अब उन्होंने मुझे सिर्फ फ्रंट एंड का पोर्शन दिया था। 2 महीने का मेरा मैनेजर आता है, कहता है यार तुम पूरा का पूरा स्टैक ले लो। स्टैक का मतलब बैक एंड भी ले लो, जो पीछे की चीजें चल रही हैं डेटाबेस, और फ्रंट एंड भी। और जो मेरा प्रोडक्ट मैनेजमेंट वहाँ काम करता था, वो बेचारा फिर चला गया छोड़ के, उसके अपने मसले थे तो वो चले गए। तो मैं ये प्रोडक्ट मैनेजर का टूल चलाता रहा। मगर 4 साल के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार, एक दिन मेरा एक मैनेजर जब चेंज हुआ, और उसने मुझसे सवाल पूछा कि यार तुम तो सिर्फ टेलको के बंदे हो, तुम्हें और कौन रखेगा यहाँ? ये सवाल मुझे, जिस दिन उसने मुझे ये सवाल किया, उसके 3 हफ्ते के बाद वो मैं टीम छोड़ चुका था, और मैं एक एआई की टीम में आ चुका था। और वो आपकी रिलेशनशिप थी कि मेरा एक दोस्त वहाँ काम करता था। जब मैंने इंटरव्यू दिया तो उसने कहा यार फहाद बहुत अच्छा पीएम है, इसने मेरे साथ काम किया है, और मैं इसको रेफर करता हूँ इस जॉब के लिए। विद इन द कंपनी भी आपको रेफरेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। उन्होंने मुझे रखा, मैंने वहाँ काम करना शुरू किया। और 2 साल में हमने दुनिया के बेहतरीन मॉडल्स बनाए, जो अब लोग मल्टी मोडल की बात करते हैं, जिसका मतलब है वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट। वो हम 2019 में बना के बैठ चुके थे, तो 1920 के दरमियान। वहाँ से सीखा। और अभी रिसेंटली में, जो आप लोग जब रील्स ऊपर नीचे करते हैं कोई भी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो कौन सी रील्स आपने देखनी है, कौन सी नहीं देखनी है, ये मेरी टीम डिसाइड करती है एआई के थ्रू। तो अब मैं पूरे एआई को, चाहे वो लामा हो चाहे नॉन लामा हो, चाहे उसका बैकएंड का स्टैक हो, बैकएंड का स्टैक मतलब होता है जो सीपीयू, जीपीयू, उसके बाद मॉडल बनता है, मॉडल के ऊपर आप लोग तो सिर्फ तस्वीर देखते हो ना, इसके पीछे बहुत सारी कहानी होती है, डाटा होता है, पूरा एक डाटा सेंटर बना हुआ है। ये सारा मैं कर चुका हूँ। तो आपको मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि इसके अंदर मुझे एक ही चीज़ लगती है, कि मैं कभी भी हार नहीं मानता। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जब मुझे टीपीएम का रोल ऑफर हुआ फेसबुक में, मैंने लिया। उसके दरमियान मैं पीएम बनना चाहता था, मैंने 14 इंटरव्यू फेल किए हैं, 14। मतलब गूगल हो गई, वेमो हो गई, लिंक्डइन हो गई, लिफ्ट हो गई, ऊबर हो गई, मगर मैं करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा। और 16वां इंटरव्यू जो था, मुझे जिस आखिरी ऑफर आई, 16वें इंटरव्यू, वो था लून, जो कि गुब्बारा गूगल बना रही थी, जो हवा में जाता था और जाके इंटरनेट को कन्वे करेगा। उन्होंने मुझे ऑफर दी। जब उन्होंने मुझे ऑफर दी, उसी टाइम मेरी मैनेजर बोल चुका था कि मैं तुम्हें कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ अच्छी है, कोई मसला नहीं है, मैं इधर ही हो जाऊँ, रादर देन कि मैं कंपनी छोड़ के जाऊँ। तो ये थी मेरी स्टोरी। इसके ऊपर कोई सवाल आपका? सैयद सुब सबतैन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम।
सर आप जीपीए के हवाले से बात कर रहे थे सर। अभी तक मैंने जो अभी एक्सपीरियंस किया है ना, उसमें यही था कि जीपीए सर बहुत मैटर करती है। मतलब ये कि अगर हमने किसी पॉइंट पर जाना है ना, तो दरवाजे तक हमें वही लेके जाती है। यानी मेरी ग्रेजुएशन में सीजीपीए मेरे कुछ कुलीग से कम रही है ना, तो सर उनकी सिलेक्शन हो जाती रही है, जिस वजह से जीपीए की वजह से ही जो है ना, मेरी सिलेक्शन कई जगह पे नहीं भी हो पाई। सर बताएं। सर इस पे आप किस तरह से हमें हाँ, एड्रेस करें? मैं तो इसको इस तरीके से एड्रेस करता हूँ, देखें। मैं कैसे इसको समझाऊं। मैं इसको एक चीज बड़ी अच्छे तरीके से समझाता, एक एक मिसाल देता हूँ। मैं अभी लास्ट ईयर हज करने गया हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हज करने गया, तो जमरात जहाँ शैतान को पत्थर मारते हैं, तो वो बेसिकली एक हाईवे की तरह बना दिया है कि उसमें एक साइड पे एक टनल है जिसमें जा सकते हैं, और लेफ्ट पे एक टनल है, और दोनों टनल के दरमियान में दीवार है। जो दीवार है ये शैतान है बेसिकली, और इसको हिट करना है। मैंने देखा सारे लोग जो थे, जितने भी लोग थे, ऑलमोस्ट लिटरली आई एम नॉट, मिलियंस ऑफ लोग आए हुए थे, और वो जितने थे वो इस दीवार की तरफ सेंटर कर रहे थे। जो आता था, ये दो टनल हैं, आप इसमें वॉक करके आगे जाए, शैतान जो है वो 200 फीट का बनाया हुआ है, तो आप आगे जाके मार सकते हैं, मगर जिसको देखो वो कह रहा है घुसते के साथ ही इसको मारना है। तो प्रॉब्लम जो मैंने देखा है, सारे लोग ना, वो कहते हैं ना, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, अपॉलजीज फॉर डूइंग इट, मगर भेड़ बकरियों की तरह एक ही जगह हिट कर रहे होते हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द में देखें ना, अब आप उन लोगों से compete कर रहे हैं जो कि शायद पीटीसीएल में, ब्रिटिश पेट्रोलियम में, या टॉप यूनिलीवर में, या नेस्ले के अंदर अप्लाई कर रहे हैं जीपीए के बेसिस के ऊपर। वो भी सही करने में उनको गलत नहीं कह रहा, मगर आपके इर्द गिर्द इतनी पोजीशंस खाली हैं जिनमें जीपीए डजंट केयर। और ये तो जमाना था 2006-7 में। अब तो बिल्कुल चेंज हो चुका है, अब तो लोग डिग्री भी नहीं मांग रहे। तो आपको क्रिएट करनी है वो अपॉर्चुनिटीज अपने इर्द गिर्द। दूसरा, अनकन्वेंशनल क्या, पीएसओ में मैंने आपको बताया टॉप जीपीए वाले आते थे। मुझे कैसे इंटर्नशिप मिली? मैंने ढूंढा, कोई लिंक्डइन पे बैठा, किसी भाई को बोला, किसी को पिंग किया, अखबार में देखा। मतलब आपको कोशिश करते रहना है। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे, आप बोलेंगे यार जीपीए तो है नहीं, ये तो मुझे कभी बुलाने वाले नहीं है। ठीक है, नहीं बुलाएंगे कोई बात नहीं, मगर आर देयर एनी अदर वेज? दुनिया की हर कंपनी में, हर जगह अगर आप मुझे बोले ना, आई एम नॉट किडिंग, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं, अगर बोले कि यार फात भाई आप एस्ट्रोनॉट बन सकते हो, मैं कहूंगा जी मैं बन सकता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। कोई भी मसला नहीं है। और मेरे पास ऐसे कुछ लोग हैं जो बिल्कुल, मैं तो फिर भी कराची में था, एक पढ़े लिखे इन्वायरमेंट में था। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो गोटकी से, मीरपुर खास से उठ के अमेरिका आ गए, उनके पास कुछ नहीं था और उनकी सप्लियां तक थी, और वो दे आर डूइंग अमेजिंगली वेल इन यूएस। मतलब वो इंजीनियर्स हैं पूरे। तो अगेन जो आपको मैं फीडबैक दूंगा वो यही है कि आप जीपीए जितनी अच्छी ला सकते हैं लाएं, ऐसी बात नहीं है, मगर अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में अपॉर्चुनिटीज देखें। देर आर लॉट ऑफ, पूरी दुनिया खाली पड़ी हुई है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सुमैया, सुमैया सलाउद्दीन, अ, जुबैर। मैम आप जी सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। सर मुझे जो है ये इट्स अमेजिंग टॉक जो आपने दी है। और सर ये आपने अपने फेलियर्स का जिक्र किया ना कि आपने जी। माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज दिए हैं और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स का आप जिक्र कर रहे हैं। तो अक्सर ये होता है कि जो बच्चे होते हैं या हम खुद भी जब हम अप्लाई करते हैं, हमने काम भी किया होता है और अचानक से जो है इस किस्म का वो हो जाए, एक्सपेक्टेशंस होती हैं और इंटरव्यू फेल हो जाए, तो उसके बाद थोड़ा सा बंदा डिमोरलाइज हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन वही बात है कि चलें दोबारा से तैयार करता है। आपने इतनी जो है जो स्ट्रगल देखी है, तो उसके बाद भी आपने इसको जारी रखा ना, तो क्या मोटिवेशन थी आपके जहन में? क्या था कि अपनी स्किल के ऊपर भी काम करना है, नेटवर्किंग भी करनी है, लोगों को रीच आउट भी करना है? तो ये आपकी जो जर्नी है ना, उसके हवाले से जरा इस पार्ट के ऊपर जरा आप सर प्लीज इसके बारे में शेयर करें थोड़ा सा। थैंक यू। मुझे एक जगह जॉब अपॉर्चुनिटी मिली। तो इसके दो रीजन थे। मैं मतलब एक चीज तो ये थी कि जब मैं शुरू शुरू में मैं भी डिमोटिवेटेड हो जाता था। मुझे कंपनी में, मैं और मेरा जो रूममेट थे, जब हम मास्टर्स कर रहे थे, कंपनी ने हमें पहली बार जिंदगी में पैसे देके फ्लाई कराया ह्यूस्टन। हम लोग ऑस्टिन में थे, तो ह्यूस्टन पहुंचे हम दोनों। तो उन्होंने सबका इंटरव्यू लिया, सारे पावर इंजीनियर्स बुला रहे थे। हमने कहा यार जॉब लग गई इस बार, तो बड़ा अच्छा इंटरव्यू हुआ, क्योंकि हम दोनों तजर्बेकार थे। उन्होंने हमें नहीं लिया और बाकी पूरे ग्रुप को ले लिया। तो हम दोनों बड़ा परेशान हुए, वो भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी। खैर इसमें कोई बायस बात नहीं है, ये होता है क्योंकि हम उनके मुल्क में आए हुए हैं, हमारे मुल्क में कोई नहीं आया, तो मैं इसको न्यूट्रल लेता हूँ इस चीज़ को। तो जब वो मैंने रियलाइज़ किया, तो उसमें कोई हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह पे काम करना था, हम पाकिस्तानी थे, हमारे पास शायद सिटीजनशिप नहीं थी। उन्होंने कहा कि रहने दो, हमें नहीं मिली। दोनों बड़ा डिमोटिवेट हुए।
उसके बाद हम जॉब निकले मार्केट में, जॉब ही ना मिले, रिसेशन आया हुआ था 2008 में, अगर आप लोगों को याद हो किसी को, तो 2008 वाज द लास्ट रिसेशन इन द यूएस, नहीं मिली। तो फिर जब जॉब मिल गई और मैं अपनी मेरी शादी भी हो गई, मेरी वाइफ और मैं एक दो जगह इंटरव्यू देने जाते थे, वो मैं उसको अपने साथ ले जाता था क्योंकि अकेली थी, मैं कहता था चलो तुम भी चलो, एक टिकट ले लेंगे, फेल हो जाते थे। मैंने एक चीज़ नोट करी कि जब भी जो जॉब मैं मिस करूं उसके बाद मैं उसको जाके दोबारा चेक करता था कि इस पोजीशन पे कौन आया। आप बोलेंगे क्या आया, तो अल्लाह मियाँ सबको कोई कैपेबिलिटी देता है, मैं ना डॉट्स बड़ी जल्दी कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं जाके देखता था कि किस बंदे को उन्होंने लिखा, लिंक्डइन पे मिल जाता है, और फिर मैं किसी तरीके से कनेक्ट करता था, तो मुझे पता चलता था कि यार वो मैनेजर बहुत बुरा है या वो कंपनी डिजास्टर है। तो मेरा एक बड़ा पुख्ता यकीन होने लग गया कि जो भी जॉब मुझे नहीं मिल रही है उसमें बेहतरी है, ठीक है। और ये मोटिवेशन, अब मैं फेल करके निकलता हूँ ना, लोग रो रहे होते हैं और मैं हंस रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ यार कोई मसला नहीं है, अगली बार फिर कॉल कर लेंगे, अब फिर कॉल कर लेंगे, फिर कॉल कर लेंगे। तो मेरी जो मोटिवेशन है दो है, एक ये कि आप लोगों की हेल्प करें, एक चीज और भी होती है कि काफी लोग, मेरा जो वेपन है सीक्रेट वो ये है कि काफी लोग ना अपनी रेज्यूमे, अपने इंटरव्यू क्वेश्चन, अपनी अपॉर्चुनिटीज शेयर नहीं करते, और वो ये सोचते हैं कि अगर ये हमने शेयर कर दी तो हमारी जॉब चली जाएगी। मेरा फॉर्मूला दूसरा है। मैं ये करता हूँ कि मैं जब यूनिवर्सिटी में था सर सैयद में, तो मैं ट्यूशनें बांटता था, रेज्यूमे रिव्यू करता था, पीएसओ में 8-10 लोगों की इंटर्नशिप लगा दी। फिर मोबलिंग में गया तो मेरे साथ एक लड़का जो बहुत ही क्लास में बहुत अच्छा कोडर था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त नहीं था, उसको कोडिंग की जॉब दिला दी मोबलिंग में। मतलब मेरा काम ही यही था कि लोगों की जहां मैं मदद कर सकता हूँ करो। और मुझे लगता है कि अल्लाह मियाँ ने जो भी मुझे नवाजा वो दो ही रीज़न है, एक आप माँ बाप की खिदमत करें, दूसरा आप लोगों की खिदमत करें, ठीक है। और वो देते गए देते गए। तो मैं हमेशा यही करता हूँ, जब भी मेरी जॉब न मिले, इंटरव्यू फेल हो जाए, जाके कोई नेकी का काम कर दो, किसी की मदद कर दो, रेज्यूमे रिव्यू कर दो, लिंक्डइन रिव्यू कर दो। और जिस जॉब पे मैं अप्लाई करता हूँ उस जॉब पे 10 लोग मेरे कहे ही अप्लाई कर रहे होते हैं बाय द वे। तो उसमें मुझे, क्योंकि देखें जॉब अगर आपको मिलनी है तो मिलेगी, वो तो अल्लाह ने लिख दिया, और नहीं मिलनी तो नहीं मिलनी। तो अगर कोई आपका दोस्त भी अप्लाई कर दे तो क्या जा रहा है, उसकी किस्मत में थी वो, ठीक है। तो मेरी मोटिवेशन तो ये है कि बस आप फेलियर नहीं करेंगे तो सीखते नहीं है। सीखने के बाद जो एक चीज़ है जो मैं नहीं करता आज भी, जो मुझे करनी चाहिए, कि फेल होने के बाद मुझे डबल मेहनत करनी चाहिए ताकि मैं अगली बार फेल ना हूं। मैं थोड़ा सा, क्योंकि एवरेज ग्रेड स्टूडेंट था, सीजीपीए मेरी कमज़ोर थी, हमेशा से मैं प्रैक्टिकल रहा, तो मैं उस चीज़ को ओवरकम करने में थोड़ा टाइम लगाता हूँ। सॉरी मैं बहुत ही लंबे आंसर दे रहा हूँ, देर आर सो मेनी क्वेश्चन। जुबैर, जुबैर जफर। जी, सर सर मेरा ये क्वेश्चन था कि आप जब कराची में थे, ट्यूशंस पढ़ा रहे थे, तो उस टाइम पे भी आप लोगों से कनेक्ट करने में, लाइक अगर आप किसी के घर जा रहे हैं वहां से आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लेते थे। आपकी वालदा जहाँ पे डेंटिस्ट थी वहां से भी आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लेते थे। और इन द यूएस भी आपने बताया कि आप विद इन योर कंपनी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर लेते हैं, बंदे जोड़ लेते हैं, उनसे पोजीशंस या अपॉर्चुनिटीज कनेक्शंस बना लेते हैं। तो सर इस हवाले से आपको टिप्स दे सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो अपनी लाइफ के अंदर स्टार्ट कर रहा है प्रोफेशनल जर्नी, तो वो किस तरह से कनेक्शंस बना सकता है, किस तरह से खुद को ग्रो कर सकता है लोगों के साथ से। जुबैर बड़ा अच्छा सवाल पूछा। ये ना एक तो नेचुरल एबिलिटी होनी चाहिए इसकी। दूसरा जो मैंने ये देखा, एक बड़ा कराची की जबान में एक बड़ा स्लैंग सा वर्ड था, डाखाना मिला दो। डाखाना होता है पोस्ट ऑफिस, राइट। तो अगर आप डाखाना मिला दो ना, तो अमेरिका में भी डाखाने मिलते हैं और पाकिस्तान में भी डाखाने मिलते हैं, ठीक है। अमेरिका में क्या होता है, यार तुम कौन से इलाके के हो, न्यूयॉर्क के, उसकी ये टीम है, तुम इस कॉलेज में गए थे, बहुत बड़ा अमेरिका, ठीक है। तो कराची में जब मैं करता था तो मैं बेसिकली इतना अच्छा हो जाता था, शायद मुझे बात करने में अच्छा हूँ, तो मैं उनके पर्सनल मसले हल करना शुरू हो जाता था बच्चों के, कि माँ बाप बोलेंगे यार ये बच्चा फिजिक्स में तो पढ़ रहा है, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ रहा, या आप मेरे बच्चे को फिजिक्स पढ़ाने में, अगर मेरी दो बेटियां जो है ना वो इंग्लिश में सही नहीं पढ़ रही, आप समझ रहे। तो इस तरीके से मैं इंटरलिंक करता था, और ये बहुत ही एक्सक्लूसिव थे। जस्ट टू लेट यू नो, मैंने दीवान फारूक जिनकी शुगर मिल है, जो एक ज़माने में होंडाई और किया लाए थे 2006 में, मैं उनके घर जाता था, उनका बच्चा मुझसे पढ़ता था। मतलब अशरफी आटा एक होता था, उनका बच्चा पढ़ता था। अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो पता नहीं कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो शायद कभी मुझे अपने घर में भी ना घुसने देते। तो उन्होंने बेसिकली रेफरेंस के थ्रू बिल्डअप होता गया, और उन्होंने कहा यही टीचर है जो पढ़ा सकता है। तो आप जब यूएस आए तो यूएस में भी यही है। अब मेरे साथ मेरे इंडियन कोलीग्स हैं, जूइश कोलीग्स हैं, क्रिश्चियन कोलीग्स हैं। तो मेरे लिए रिलीजियस बाउंड्री कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ यार आप उनसे बात कर रहे हो तो बड़ी ओपनली, जैसे आजकल इसराइल और ईरान का मसला है तो मैं बड़ी ओपनली बात करता हूँ उनसे, बड़ी अच्छी तरह फ्रेंडली वे में बात होती है। कभी कैरियर के ऊपर बात हो रही है
तो बहुत सारे ऐसे मेरे इंडियन कोलीग्स हैं जिनको टीपीएम से पीएम बनना था, टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर से प्रोडक्ट मैनेजर मैंने बनाया। बहुत सारे गोरे लोग थे, उनकी हेल्प करी। ऐसे ही बहुत सारे इंडियन दोस्त, मेरे हिंदू दोस्त, जस्ट टू बी वेरी ब्लंट, उन्होंने मेरी हेल्प की है कैरियर में। मेरे ख्याल में मेरी हेल्प इंडियंस ने ज्यादा की और पाकिस्तानियों ने कम की है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जस्ट टू बी ब्लंट। तो आपको उनके साथ मिलना पड़ता है, उनकी बातों को समझना पड़ता है, और इट टेक्स 3 4 5 इटरेशंस टू अंडरस्टैंड। मगर मैं बड़े पर्सनल लेवल पे कनेक्शन बनाता हूँ। मतलब पर्सनल का मतलब खाना पीना, उनके मसले, ऑफिस के अलावा, तब जाके वो लोग खुलते हैं। तो आपको भी थोड़ा थोड़ा, और आपको उनका ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करना, मिस यूज नहीं करना, आपको उनको रियली हेल्प करना है, तब वो आपको किसी टाइम जाके कोई बेनिफिट दे सकते हैं। दूसरा, मैं कभी भी बेनिफिट के तौर पे दोस्ती नहीं करता। मैं इसलिए नेटवर्क नहीं बनाता कि ये मुझे कुछ देगा, मैं इसलिए बनाता हूँ कि शायद मैं कोई नेकी कर दूंगा और उसका बदला मुझे मिल जाएगा। और ये अभी तक अल्लाह मियाँ देता जा रहा है। फराज मुबीना मेरी स्क्रीन के सामने है, आपका कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। सर, जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपका डिफरेंट जॉब एक्सपीरियंस भी है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम किया है। तो इन दी एज ऑफ एआई काफ़ी इंट्री लेवल जॉब्स या तो रिप्लेस हो रही हैं, या तो वो एआई की मदद से वो एआई खुद ले रही है इसको। तो आप किस तरीके से सजेस्ट करेंगे एज अ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को जो भी मार्केट में इंटर हो रहा है, तो क्या वो इस रूट में जाए या कोई डिफरेंट पाथ ले, या किस तरीके से वो करे? थैंक यू। यार ये बड़ा अच्छा सवाल है। असल में अभी तक ना इतनी अर्ली है कि अब बताना बड़ा मुश्किल है अभी भी। मैं ये समझता हूँ, ये मेरी अपनी इंट्यूशन है, हो सकता है गलत हो, कि फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग अभी 2 2.5 साल से तो को पायलट पे हो रही है, फिर आपका कर्सर आ गया है, वो मसले हल कर देता है। मुझे लगता है जो फ्यूचर है ना, वो एल्गोरिथमिक इंजीनियर्स का है, जो कि पीछे बैठ के एल्गोरिथम बनाएंगे, लॉजिक्स बनाएंगे, जिनको मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री और फाइनेंशियल डाल के कोई चीज़ बनाना है। जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज में काम करो तो वहाँ आपको डोमेन नॉलेज होनी चाहिए। कोडर कुछ नहीं कर सकता अगर फाइनेंशियल एक्सपर्ट ना बताए कि भाई 2+2 = 4, राइट? कोडर तो कोड करेगा सिर्फ। ऐसे ही टेल्को का जब मैं टूल बना रहा था मेटा में, तो उस टाइम भी मैं टेल्को एक्सपर्ट था, कोडर कोड करता था। तो मुझे लगता है बैक एंड के कोडर्स की ज़्यादा अहमियत होगी, फ्रंट एंड कोडिंग खत्म ही हो जाएगी ऑलमोस्ट। मेरा अपना इंट्यूशन है। दूसरा, देयर विल बी नंबर ऑफ डिफरेंट फील्ड्स। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज वेरी की। आज भी प्रोडक्ट मैनेजमेंट मैंने देखा है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो सिर्फ कोडिंग कर रहा होता है। उसको उसको वापस लाना कि भाई ये ऑब्जेक्टिव है, ये गोल है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको, हमें ये ट्रेनिंग दी जाती थी, एक एग्जांपल देता हूं आपको, कि आप कोडर को बोलोगे मार्स पे जाना है, तो तब वो अर्थ के बाहर लेके जाएगा आपको। मार्स पे जाएगा ही नहीं वो। क्योंकि कोडर जो है ना, वो जब कोड कर रहा होता है तो वो बेसिकली अपनी विंडो को कन्फाइन कर लेता है। तो आपको उसको एक बड़ा विजन देना है, ग्रैंड विजन देना है कि यार हमें तो मार्स पे जाना है, तब जाके वो आपको ना अर्थ पे लेके जाएगा। मगर अगर आप उसको बोलोगे यार मुझे तो ना डिफेंस से गुलबर्ग जाना है, वो आपको डिफेंस फेज 5 तक लेके जाएगा या गुलबर्ग पे छोड़ देगा, क्योंकि उसके लिए वो 4 5 पैरामीटर है। तो ये ना ह्यूमन माइंड है। ह्यूमन माइंड को आपको जितना स्ट्रेच कराना है, उसको उतना बड़ा गोल दें। तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने आप को डाइवर्स रखें। आप कोडर तो बने, बड़ी अच्छी फील्ड है सीएस में, मगर मुझे लगता है कि जितने एडवांस लोग होंगे बाद में जाते हुए, उनको एल्गोरिथम बनाना आना होगा। तो आई विल से कि एक तो कोडिंग में वो करें, बाकी प्रोडक्ट मैनेजमेंट, टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजमेंट, पार्टनरशिप मैनेजमेंट, ये अदर फील्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी भी। अगेन दिस इज वेरी नाइव वे टू गिव यू द रिस्पॉन्स, क्योंकि अभी इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है। इट्स अनदर 2 to 3 years, मे बी 3 to 4 years टू सी कि इंडस्ट्री किस तरफ जाएगी। बहुत अर्ली है ये, समझ लें। सैयद फासे फासी। Yes, Assalamu alaikum sir. Amazing webinar. Your series very inspirational. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कुछ टाइम जो है सर सैयद यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप गुजार रहे थे, तो आपने बहुत सारी इंटर्नशिप्स की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, और आफ्टर दैट आपने कुछ टाइम बाद ये रियलाइज़ किया कि आपको यूएस जाना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो आई वुड से कि क्या ये आपकी रियलाइजेशन जो है वो लेट हुई आप समझते हैं, या आपका जो टाइम है यहाँ पे वेस्ट हुआ? अगर आप दोबारा से पीछे आ जाएं और देखें कि आप किस तरीके से बेस्ट वे में ग्रो कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? दैट वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसके आंसर के बाद। पहला क्वेश्चन जो आपका है ना, मैंने तो, मुझे लगता है कि अल्लाह अजर दे मेरे कज़न को, जिसने मुझे कॉल करी। मैं सक्कर में एक टावर लगा रहा था रात के 7 बजे, ऑलमोस्ट मैं कोई 30 फीट पे था। तो उसने मुझे कॉल करी और मेरा कज़न था। मतलब कभी कभी अमेरिका से कॉल आती है गरीब लोगों को, तो मैंने उठा ली, मैंने कहा जी।
तो उन्होंने कहा कि यार फहद तुम क्या कर रहे हो, मैंने कहा टावर पे चढ़ा हुआ अभी तो फिलहाल कोई इमरजेंसी है। कहते नहीं तो मुझे कॉल करो। थोड़ी देर बाद कॉल करी तो उन्होंने कहा बस हमने डिसाइड कर लिया है तुम्हारी अम्मी ने और खाला ने कि तुम्हें यूएस आना है, और हर चीज तुम्हारी स्पॉन्सरशिप आई विल टेक केयर ऑफ इट, तुम जी मेड दे दो, जीआरई दे दो जाके। खैर एनीवेज, तो मुझे लगता है कि वो मैंने लेट नहीं किया, मैं 4 साल करके निकला। मैंने 1.5 साल मोबिलिंग में जॉब करी जिसने मुझे बड़ा अच्छा एक्सपोजर दिया। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि आई डोंट थिंक सो आई एम लेट। इन टर्म्स ऑफ अगर आप मुझसे पूछे मैं अब क्या डिफरेंटली करूंगा, तो एक चीज जो मुझे कोई गाइड नहीं कर सका, मैं समझता हूँ दुनिया में इंजीनियर्स का हब सिलिकॉन वैली ही है सिर्फ। ये मेरी अपनी, क्योंकि मैंने पूरी दुनिया में काम किया, मैंने न्यूयॉर्क में काम किया है, मैंने टैक्सिस में काम किया है, मैंने अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में काम किया है, मैंने पाकिस्तान में काम किया और इंडोनेशिया में। जो इज्जत इंजीनियर्स को सिलिकॉन वैली में मिलती है वो पूरी दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखी। मैं जहाँ जाता था सिर्फ एक ही बंदा मुझे मस्जिद, यूएस में मस्जिदें मस्जिदें जो हैं बनती हैं, और मस्जिदों के फंड होते हैं, मतलब बड़े डिफरेंट होते हैं। हमारा मस्जिद का कल्चर बहुत डिफरेंट है यूएस का वर्सेस पाकिस्तान का। तो जब हम यहाँ जाते हैं रमज़ान के महीने में, तो वो कहते हैं यार मस्जिद बनाने के लिए $1 मिलियन चाहिए। तो कहाँ से पैसे लाएं? मेजोरिटी ऑफ द टाइम वो जो चेक लिख रहा होता है ना, किसी भी छोटे शहर में जाओ बड़े शहर में जाओ, डॉक्टर्स लिख रहे होते हैं या गैस स्टेशन का ऑनर लिखता था। मैं सोचता था यार मैं गलत बिजनेस में आ गया क्या, मैं तो डॉक्टर भी नहीं हूँ ना मेरे पास गैस स्टेशन है, अब मैं क्या करूं? जब मैं वैली में आया और मैं सिलिकॉन वैली में अब रहता हूँ और अब मैं जाता हूँ मस्जिद में, जो बड़े चेक लिख रहे होते हैं सारे इंजीनियर्स हैं। डॉक्टर दिखता ही नहीं आपको, गैस स्टेशन ऑनर दिखता ही नहीं। तो एक चीज ये हुई जो मैं बताना चाह रहा था कि अगर मुझे पता होता तो मैं अपने मास्टर्स कंप्लीट करते के साथ ही सिलिकॉन वैली आ जाता। ये मुझसे गलती हो जो मुझे किसी ने बताया नहीं, मगर देर आए दुरुस्त आए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरे अपने हवाले से है। सर सैयद यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा ही आगे एनएडी यूनिवर्सिटी है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ और जैसे मैंने ग्रेजुएट किया है। मेरा 4 से 5 बल्कि इतनी यूएस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन हो चुका है एंड आई एम करेंटली सीकिंग फंडिंग। आई डू नॉट हैव एनी स्पॉन्सर। तो क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं क्योंकि मैं इंटरव्यूज़ मुसलसल फेल कर रहा हूँ। क्या मैं आपके साथ मॉक इंटरव्यू कर सकता हूँ या फिर इस तरह से हम लोग आगे इसको लेकर चल सकते हैं हाँ, आफ्टर दिस इंटरव्यू। आप हमना को पिंग कर देना, वो आपको मेरा नंबर दे देंगे और हम कनेक्ट हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। हम ना मैम मुस्कान सॉरी, के थ्रू। मुस्कान, मुस्कान, माय बैड मुस्कान। ऑल राइट थैंक यू, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। अम्मार आलम। अस्सलाम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आई ग्रेजुएटेड 2 साल पहले and then I'm working for 2 years as a machine learning engineer. I'm thinking, okay, for the long term, I need to switch to product manager related to AI. So what are the things that I should work on ताकि मैं उस काबिल बन जाऊँ कि जैसे आपने कहा कि सिलिकॉन वैली इज द फ्यूचर, या फिर वहाँ पर जिस को ज़्यादा वैल्यू मिलती है, दे बेटर केयर ऑफ। वैसे क्या स्किल मुझे सीख लेनी चाहिए, फर्स्ट टू ट्रांजिशन एंड सेकंड टू गेट टू सिलिकॉन वैली। यार देखो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट ना बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें अगर कोई टेक्निकल हो तो ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है, ये मेरा अपना ओपिनियन है। मगर इसमें कोई टेक्निकल एमबीए किसी भी किस्म की नहीं। बाय द वे, प्रोडक्ट मैनेजर साइकोलॉजी के भी मेजर्स हैं, आर्ट्स के भी मेजर्स हैं, हिस्ट्री के भी मेजर्स हैं, एमबीएज भी मिलेंगे, पीएचडीज भी मिलेंगे। मैं हर किस्म के प्रोडक्ट मैनेजर से मिल चुका हूँ और ऑलमोस्ट सब एक जैसा काम कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए मैं ये कहूँगा कि पहले तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आपको उससे ना फेमिलैरिटी हायर करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, एक वर्ड यूज होता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, पीआरडी। पीआरडी होता है प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। प्रोडक्ट मैनेजमेंट है क्या? आप कोई भी चीज़ बनाने लगेंगे ना, मैं लोगों को जब कोच करता हूँ, मैंने कोई तकरीबन आई थिंक 400 से ऊपर इंटरव्यू ले चुका हूँ मैं मेटा के अंदर। जो मैं इंटरव्यू की आप स्पैन में जितने 400 से ऊपर मैं सेट मतलब इंटरव्यू कैंडिडेट कर चुका हूँ, और इससे पहले कोई तकरीबन 800 900 तो बाहर कर चुका हूँ मैं, जो लोगों को हेल्प करने के लिए करता हूँ। तो उसमें मैंने एक चीज़ लोगों को ये बताता हूँ कि घर की कोई भी चीज़ ले लो, घर का अलमारी का डब्बा ले लो, अलमारी का लॉक ले लो, और जो नहीं खुल रहा, और सोचो कि ये क्यों नहीं खुल रहा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ना ब्रेन को ना रीवायर करना होता है, क्योंकि हम सब वो चीज़ें कर रहे हैं मगर हम उसको उस तरीके से नहीं देखते। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आने के लिए एक तो आप यूट्यूब की कुछ वीडियोस देखें। मैं भी अपना ये स्लाइड डेक आप लोगों से शेयर कर दूंगा, इस काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है ये, इसको भी देखें। productschool.com करके एक वेबसाइट है, वहाँ चले जाएं। मैं वहाँ का सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ और मैं वहाँ का बेसिकली ग्रेजुएट भी हूँ खुद। वहाँ का कोर्स $4000 का था जो मैंने किसी ज़माने में किया था, मगर उसके बाद मैं ये नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप करो। आप बहुत सारे उनके फ्री टूल्स हैं, आप वही कर लो, और आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप पिंग कर सकते हो। तो आपको रीवायर करना है अपने आप को। प्रोडक्ट मैनेजमेंट, इट्स एन अमेजिंग फील्ड। मैंने बेसिकली
मेरे पास सॉरी, आई थिंक जो प्लान किया था उससे ज़्यादा ही क्वेश्चंस आ गए, मगर मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये लोग काफ़ी बार ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फंस जाते हैं। और ये मैंने एक वेबसाइट है levels.fyi, प्रोडक्ट मैनेजर की जो आजकल कंपनसेशन है ना, ये कुछ थोड़ी सी गलत दिख रही है, आई डोंट नो हाउ कम, मे बी सॉफ्टवेयर। ये लेवल्स हैं डिफरेंट गूगल के जॉब्स के, कि किस लेवल के ऊपर आप आ रहे हो, ठीक है। लेवल 8 जो होता है वो डायरेक्टर होता है, अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है। और उससे नीचे लेवल 7 होता है, फिर लेवल 6 होता है, 5 होता है, 4 होता है, और 3 वो है जो फ्रेश बच्चा निकला है। फ्रेश बच्चे की सैलरी जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में गूगल आज यूएस के ऑफिस में देता है, वो तकरीबन, ये कम लिखी हुई है, 2 से 2.5 लाख डॉलर देता है साल का, ठीक है। और ये 3 कंपोनेंट्स क्या है, ये आपकी बेस सैलरी है, ये आपका स्टॉक है, और ये आपका बोनस है। फिर आप लेवल 4 जो होता है वो 2 साल का एक्सपीरियंस का होगा, उसका 2.5 लाख लिखा हुआ है। लेवल 5 होते हैं जिनका 5 साल से 7 साल का होता है, मेजोरिटी लोग इसी लेवल में फंसे हुए हैं। और इनकी जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट की सैलरी है, चाहे वो गूगल हो, उबर हो, लिफ्ट हो, लिंक्डइन हो, 4.5 लाख से 5 लाख डॉलर है साल की, बाय द वे। लेवल 6 पे जाएंगे, 7 लाख डॉलर है। लेवल 7 पे जाएंगे, समवेयर बिटवीन 6.5 से 9 लाख डॉलर है। तो आप अंदाजा लगा लें, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर और प्रोडक्ट मैनेजमेंट की सैलरी में सिर्फ 20% का फर्क है। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्सपर्ट जो है, अगर वो लेट सपोज लेवल 5 की बात करें, जो कि मीडियोकर 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस वाला है, वो 4 लाख ले रहा है, तो प्रोडक्ट मैनेजर 3.5 लाख ले रहा होगा। फिर तो ज्यादा नहीं है। और मेजॉरिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने देखा है कि जो ग्रोथ, जो आप बड़ी बड़ी कंपनीज देखें जिनमें जो टॉप के लीडरशिप होते हैं, वो मेजॉरिटी जो है प्रोडक्ट मैनेजर वाले बन जाते हैं, अगर उनका एप्लीकेशन माइंडसेट होता है। तो इट्स अ ग्रेट राउट बाय द वे। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट की जो सैलरी है वो भी कम नहीं है, और उसका स्कोप भी कम नहीं है, और हर कंपनी को उसकी ज़रूरत है बेसिकली। लाइबा रहमान। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा रहमान है और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। इसी साल ग्रेजुएट हुई हूँ। मेरा मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स है और सीजीपीए 3.7 है। और सर मैं रिसेंटली लास्ट 15 दिनों में 4 इंटरव्यूज़ दे चुकी हूँ। चारों में मुझे रिजेक्शन हुई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब डीमोटिवेट हुई हूँ। एंड यू आर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर टू, तो आप सही से गाइड कर देंगे। सर मुझे समझ नहीं आ रही फ्यूचर में अब मैं क्या करूं। लाइक इंटरव्यूज तो मैं फेल करी जा रही हूँ बार बार, एंड बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रही है। हाउ डू यू सी दिस थिंग? बेटा लाइबा, पहली बात तो फेल होने से मैं तो कहता हूँ कि जब तक आप फेल नहीं होते कुछ सीखते ही नहीं है, ठीक है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम हमने देखा है। तो फेल होती जाओ, कोई टेंशन नहीं है, आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है। आप लगी रहो, कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल ही जाएगी इंशाल्लाह। और नहीं मिल रही तो जिस कंपनी में फेल हो रहे हो वहां कोई और रोल देख लो, एक लेवल छोटा रोल देख लो, टेक्नीशियन के तौर पे घुस जाओ, फिर इंजीनियर बन जाओगे। मैंने आपको अपनी स्टोरी कितनी बताई कि मुझे उन्होंने कहा पानी पिलाने वाले लड़के बनोगे, रोज खाना लेके आओगे, मैंने कहा ले आऊंगा। 2 महीने के बाद वो कहते हैं यार ये तो सारा काम यही कर रहा है। अगर आपको अकल होगी, स्मार्टनेस होगी, तो आपको वो खुद ही बोलेंगे कि यार आ जाओ। क्योंकि देखिए हर जगह एक स्मार्ट बंदे की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि अगर वो किसी को रख लेंगे तो वो स्मार्ट है, हो सकता है आप में कोई और टैलेंट हो। तो फेल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यू जस्ट कीप ट्राइंग। हाँ, ये जरूर देखें कि फेल होने का रीजन क्या है, और उस रीजन के बाद उसको ओवरकम करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, शीशे के सामने बैठ के इंटरव्यू दें, रिकॉर्ड करके। स्पेशली मैं वॉइस रिकॉर्डिंग अपनी बहुत करता हूँ, उसकी रीजन ये होती है कि बाद में जब मैं सुनता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैंने क्या गलत किया था। अनफॉर्चुनेटली वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता मैं, क्योंकि कंसेंट चाहिए होता है आपको, मगर मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग करके सिर्फ इसलिए सुनना चाहता हूँ कि मैं गलती क्या करता हूँ। तो आई डोंट थिंक सो कि फेल होना कोई गलत है, आप फेल होते रहे, जितनी बार होना है होते रहे, अनटिल अनलेस कि एक दिन आपको कामयाबी मिल ही जाएगी इंशाल्लाह। डिफरेंट फील्ड देख लें, डिफरेंट एंगल देख लें। और दूसरा, आपका यही सवाल था ना बस मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, यही था आपका कि फेल हो रही हो तो मैं क्या करूं। अरवा मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम। आपने बताया कि आप जो थे रिसर्च बेस्ड मास्टर पे गए और फीस का इशू आया, उसके बाद आपने जो है वो रिसर्च साइंटिस्ट के लिए अप्लाई किया। तो मेरा भी एमरस में एडमिशन हो चुका है, लेकिन वही अगेन इशू, फीस का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप इस प्रोसीजर में मुझे थोड़ा बता दें कि क्या प्रोसेस होता है कि रिसर्च साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि फुली फंडेड मिलना अब्रॉड में, पीकेआर से यूएस डॉलर या पाउंड में जाना एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास पाकिस्तानी के लिए एक इशू होता है। तो अगर आप इस प्रोसीजर के हवाले से
रिसर्च साइंटिस्ट तक पहुंचने के लिए, उस पोजीशन पर जाने के लिए थोड़ा गाइड कर दें। देखिए, जो मैंने देखा 10 साल 20 साल पहले वो ये था, और अभी भी शायद वही होगा, कुछ चेंज नहीं होता बाय द वे। तो टेक्सास के अंदर एक रूल था कि अगर कोई प्रोफेसर आपको $1,000 की स्कॉलरशिप दे दे, 1,000 की बात करो सिर्फ, तो आपकी पूरी ट्यूशन फीस आउट ऑफ स्टेट से इन स्टेट हो जाती है। आउट ऑफ स्टेट क्या होता है कि भाई आप टेक्सास के बाशिंदे तो नहीं है ना। आप समझे, आप पंजाब में रहते हैं और आप सिंध में आ रहे हैं। पाकिस्तान में तो ये नहीं होता, मगर एक एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या आप, जो पंजाब का बच्चा एनईडी में अप्लाई करेगा तो उसका आईडी कार्ड देखेंगे तो वो कहेंगे कि यार ये तो पंजाब में रहता है, एनईडी वाले अगर 10,000 रुपये लोकल के लिए लेते हैं तो इसकी फीस होगी 20,000। अमेरिका में ये रूल है, आउट ऑफ स्टेट और इन स्टेट। तो मैं टेक्सास में इन स्टेट नहीं था, क्योंकि मैं कराची से जा रहा था, इंटरनेशनल स्टूडेंट था। तो मुझे उन्होंने $12,000 पर सेमेस्टर की फीस थी 3 कोर्सेज की। मैंने कहा यार ये कौन देगा, पहले सेमेस्टर में तो मेरे कजन ने दे दी, अब मुझे दूसरे सेमेस्टर का बंदोबस्त करना है। तो व्हाट आई डिड, वहां जाके मुझे पता चला कि टेक्सास में रूल है कि $1,000 की स्कॉलरशिप मिल जाए। अच्छा, जो प्रोफेसर होते हैं उनके पास स्कॉलरशिप्स बहुत होती हैं, पैसा भरा पड़ा है उनके पास, छोटे से छोटे बड़ी सी बड़ी यूनिवर्सिटी के पास पैसा है। करना क्या है, आपको उनको अप्रोच करना है, रेज्यूमे देनी है। अब आप यहाँ बैठी हैं तो आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, डिपार्टमेंट देखें। अच्छा, बहुत सारे, ये मेरे जो बात है, ये चीज मैंने इंडियन दोस्तों से सीखी। बंदा सीएस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, स्कॉलरशिप कर रहा है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में। मैंने कहा वहां क्या कर रहे हो? कह रहा है यार उस प्रोफेसर को एसक्यूएल का बंदा चाहिए था, मैं लग गया। आप समझ रही हैं, वो हिस्ट्री के बंदे को कोई मॉडल बनाना है मशीन लर्निंग का, मैं लग गया। फिर मेरी आंखें खुली कि यार हर डिपार्टमेंट में हर जगह स्कॉलरशिप है। अच्छा, पीएचडी पे आती है तो वो तो 100% फंडेड है और उसकी अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है। मुझे नहीं पता, अगर किसी को पीएचडी नहीं मिल रही तो आई विल बी वेरी सरप्राइज। मास्टर्स के अंदर मुश्किल होता है, मास्टर्स में स्कॉलरशिप मिलना मुश्किल होता है। तो उसमें आपको ये करना होता है कि आपको मुख्तलिफ प्रोफेसर्स को रीच आउट करें, उनसे बात करें, और अगेन 40-50 में से कोई एक तो दे ही देगा। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। मोहिब। Yeah, thank you very much. मोहिब। अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने आपकी सारी टॉक सुनी, काफ़ी इंस्पिरेशनल थी। मैं भी जो है सर सैयद यूनिवर्सिटी में अभी सेकंड सेमेस्टर चल रहा है मेरा, तो मैं काफ़ी अभी अर्ली स्टेजेस पे हूँ। अ, लेकिन मैं, ये कहते हैं, एआई में काफ़ी इंटरेस्ट और काफ़ी स्पेशलाइजेशन उसमें ही मुझे करनी है, और उस पर उसकी थियोरेटिकल साइड मैं भी क्या कहते हैं, काफ़ी कोर्स कर रहा हूँ, अभी लर्न कर रहा हूँ। तो मेरा सर अभी मेरा गोल तो ये है कि मैं लाइक रिसर्च साइंटिस्ट, रिसर्च उसमें और पीएचडी मतलब इस एरिया में जाऊं। अ, तो सर मुझे बस इससे एक सवाल है कि जितनी भी ग्रेड स्कूल्स मतलब बाहर यूरोप में या फिर यूएसए में, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी है, इससे क्या इम्पैक्ट होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं जिसके सर सैयद तरह से इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आती, टियर 2 टियर 3 में आएगी, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई और एनईडी का हो, तो मतलब यूनिवर्सिटी इससे फ़र्क पड़ता है क्या? और कोई क्या फर्क नहीं कहते हैं, पड़ता और लाइक इस पीएचडी इवन वर्क? मोहिब, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी यूनिवर्सिटी के हो आप, टंडो आलम यार के हो, जामशोरो के हो, सॉरी टू यूज, नो बडी गिव्स अ शिट अबाउट दिस। किसी को पता ही नहीं है ये यूनिवर्सिटीज कौन सा है। बहुत रेयरली किसी को पता हो तो पता हो, क्योंकि एनआईटी के इतने लोग निकल गए होंगे या यूटी के। नो बडी केयर्स अबाउट इट। आपका जीआरई का स्कोर मैटर करता है, आपके रिकमेंडेशन लेटर मैटर करते हैं, आपकी एफर्ट मैटर करती है। दैट्स व्हाट मैटर्स। हाँ, जीपीए आप जिस स्कूल के हो वो मैटर करती है, कि वो एक्रीडेटेड हो। ये ना हो कि वो कोई जाली यूनिवर्सिटी हो। आप समझ रहे हो कि मतलब, अगर सर सैयद, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, मैं बहुत सारे लड़कों से मिला था उस्मान के, तो आपकी एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी हो जो कि ऑथेंटिक हो, कोई फेक ना हो, जस्ट टू बी क्लियर। आपकी अच्छी जीपीए हो, जीपीए क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी की मेजर रिक्वायरमेंट 3 जीपीए से ऊपर है, ठीक है। आपका स्कोर जीआरई का अच्छा हो, रिकमेंडेशन लेटर अच्छे हो। मैं ये बताना चाह रहा था कि जरूरी नहीं है 3 जीपीए पे ही एंट्री मिलेगी, रिकमेंडेशन लेटर हो और आपका कुछ स्पेशल चीजें आपने की हो, काफी यूनिवर्सिटीज वेव आउट कर देती हैं कि ठीक है यार ये बंदा एक्सेप्शनल है, इसको लेके आओ, ठीक है। तो यहाँ ना चीजों को 360 देखा जाता है। दूसरा, पीएचडी, आई बिलीव के हमारे पास पीएचडीज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। वी नीड मोर पीएचडीज, और मैं रिकमेंड यही करूंगा कि कोई आ रहा है यंग एज में वो पीएचडी कर ले। हाँ, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कितना है नहीं है वो एक बहुत बड़ी डिबेट है, दैट्स अनदर टाइम। के पीएचडी करके आप इंजीनियर वाली जॉब ही कर रहे हो जो अंडरग्रेड ने करनी थी, या वाकई में पीएचडी वाली जॉब कर रहे हो, राइट? दैट्स अ क्वेश्चन। तो आई विल से कि इट्स टोटली अप टू यू कि आपको पीएचडी परस्यू करना है या मास्टर्स करना है। मगर आई थिंक आई आंसर्ड बोथ ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सर। सुमैया।
आपका क्वेश्चन है दोबारा से शायद, या पता नहीं, सुमैया सलाउद्दीन। जी सर, थैंक यू सो मच सर। आपने जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कोडिंग के पर्सपेक्टिव से भी बात शेयर की है ना सर। आप जो है ये जो करंट, चूंकि आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट का भी हिस्सा है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट का भी हिस्सा है सर, ये आजकल जो जिस तरीके से कोडिंग हो रही है, मतलब आप देखें आजकल जो है ना, आपने सुना भी होगा जैसे वाइब कोडिंग आ गई। हमारे टाइम पे तो सर हम एल्गोरिथम पे करते हैं, लॉजिक बनाते हैं, मतलब उसके बारे में हम पूरा का पूरा जो है ना पीछे बैकएंड के ऊपर अपना नॉलेज डेटाबेस, यानी जो भी हम बैकएंड के अंदर जो चीजें हैं उसको सोच के करके तो बाकायदा जो है ना ए टू जी प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल सर ये वाइब कोडिंग आ गई है, ये जो कोडिंग है इटसेल्फ काफी उसमें चेंज आ गई है। इवन मैंने अभी रिसेंटली एंथ्रोपिक की भी कुछ वेबिनार्स देखे हैं, उनके पॉडकास्ट देखे हैं। तो सर इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि जो कोडिंग है अब वो किस डायरेक्शन में जाएगी, और हमें एज अ कोडिंग जो है किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए? क्योंकि एआई जो है ना, खास में जो जनरेटिव एआई है, अ, उसने जो है ना एक काइंड ऑफ रिवोल्यूशन, एक नई इलेक्ट्रिसिटी उससे क्रिएट की है और कोडिंग को इटसेल्फ बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। आपने अभी बात की कि जी फ्रंट एंड जो प्रोग्रामर्स हैं या फ्रंट एंड जो डेवलपर्स हैं, तो वो काफी उनका जो है, आपको जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा जो है वो ऐसा दिख रहा है कि भाई अब ऐसे टूल्स आ गए हैं, बोल्ट आ गया है, कर्सर आ गया है, ठीक है जी। को पायलट जो है उस चीज को काफी सिंप्लीफाई कर रहा है और फ्रंट एंड को बनाना बड़ा आसान हो गया है। तो इस तरीके से सर ये बच्चे जो है वो वाइब कोडिंग पे चले जाते हैं, वो पीछे बैकएंड पे टेक्निकल चीजों को नहीं देखते। वो कहते हैं बस एल्गोरिथम क्या चीज है, नॉलेज क्या चीज है, बस टूल्स के ऊपर जाओ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सीख जाओ, प्रॉम्प्टिंग अच्छी कर लो, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो, सो यू विल बी सक्सेसफुल। आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आप किस नजरिए से देखते हैं कि आगे फ्यूचर, कोडिंग की फ्यूचर क्या होगी, हमें किन चीजों के ऊपर काम करना चाहिए सर? दैट इज अ क्वेश्चन आई वांट टू आस्क। थैंक यू सो मच। तो सुमैया, मेरा जो अपना, अगेन ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव, बड़ा सब्जेक्टिव सा सवाल है, मतलब आपका सवाल बड़ा अच्छा है मगर मेरा सब्जेक्टिव सा जवाब होगा। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि देखें, जो फ्रंट एंड कोडर्स हैं ना, सॉरी टू से, आई एम बीइंग वेरी हाईली रिस्पेक्टफुल, मैं कोडर ही नहीं समझ रहा अब उनको तो, क्योंकि वो तो सब एआई कर देता है, और कर देता है, करेगा नहीं, कर देता है। मेरी अब वाइफ की स्टार्टअप है सादिक डॉट ए आई, और हमारे पास भी कोडर्स आते हैं और हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। फ्रंट एंड तो वो कर्सर से करवा देते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। अब बचा बैक एंड। अच्छा, बैक एंड में भी जो मैंने प्रॉब्लम्स देखी पाकिस्तान के बच्चों में, जब मैं उनसे बात करता हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ की स्टार्टअप है और हम इंजीनियर्स हायर करते हैं, मैं उनको इंटरव्यू करता हूँ बहुत बार। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर कोई जो है ना वो मैकेनिक बना हुआ है, पाकिस्तानी मैकेनिक, कि भाई ये इंजन है, ये टट 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 कर रहा है, ये मोमबत्ती लगा दो, या ऑयल लगा दो, ये बेल्ट लगा दो। वो जो हमारे देसी मैकेनिक गाड़ियों को ठीक करते हैं ना, हम उसी लिहाज से सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। हमें जो है ना फंडामेंटल को ठीक करना पड़ेगा अगर हमें कोई लॉजिकली कुछ रेवोल्यूशन लानी है। आप ये सोचें कि 250 मिलियन की आबादी है, 250 मिलियन लोग हैं, 64% की आबादी 30 साल से या 25 साल से कम बच्चों की है, 25 साल की उम्र के कम बच्चों की, और एक भी यूनिकॉर्न नहीं निकल सकी। यूनिकॉर्न का मतलब ये होता है $1 बिलियन कंपनी बना चुका हो कोई। इतने स्मार्ट लोग हैं, सब कुछ है। उसकी रीजन क्या है कि फंडामेंटल ब्रोक है। किसी से भी बात करो, वो जुगाड़ में लगा हुआ है, शॉर्टकट में लगा हुआ है। वो कह रहा है मैं ये कोर्स कर लूं, किसी तरीके से कुछ कर लूं। कोर्स करने के बाद वो फंडामेंटल तो मेरी समझ में कोडिंग की फंडामेंटल तब आई जब मैं एक यूएस में एक गोरे के साथ काम कर रहा था, और हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, और हमें एक लैम्प जो होता है, स्ट्रीट लैम्प जो होता है, उसके इर्द गिर्द किसी चीज को डिटेक्ट करना था। तो मैंने उससे पूछा, यार ये तुम क्या करते हो? तो उसने कहा, यार फहद, मैं जो हूँ इस पोल के इर्द एक सिलेंडर बना रहा हूँ वर्चुअल। एक पोल है, उसको डिटेक्ट करना है। तो कह रहा है मैं एक वर्चुअल सिलेंडर बनाता हूँ, और उस सिलेंडर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो डिटेक्ट करके एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये कंप्यूटर विजन की बात कर रहा हूँ मैं, बाय द वे। जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स या कोई भी कैमरा डिटेक्ट करता है, इसको कंप्यूटर विजन कहते हैं। तब मेरी समझ में आया कि यार ये जो मैं मैथ ओ लेवल्स में मैथ्स पढ़ता था, जिसमें हम सिलेंडर का वॉल्यूम देखते थे, उसका एरिया देखते थे, तो ये आप सोचेंगे फंडामेंटल चीज मैथ्स अगर नहीं आती तो लॉजिक क्रिएट नहीं कर सकते आप बहुत सारी। तो अगेन कमिंग टू योर पॉइंट, एल्गोरिथम पे फोकस करें, फंडामेंटल को सही रखें। एआई और एमएल तो बात की बात है, फंडामेंटल तो पहले करें ना। हर कोई एआई एमएल का एक्सपर्ट बनना चाह रहा है आजकल, पता नहीं, हर किसी को शौक है। मगर अगर मैं उससे पूछूं, यार तुम्हें अलजबरा सही आती है, तुम्हें डिफरेंशिएशन का पता है, तुम्हें इंटीग्रेशन का पता है, वो कहेगा नहीं यार मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो सिर्फ लाइब्रेरी लेनी है और एसडीके लेना है, जो एसडीके जो बने बनाए, या एपीआई लेनी है, इंटीग्रेट करनी है, प्रोडक्ट बनानी है, और बस बेच के निकल जाना है। तो ये जो एटीट्यूड है ना, ये आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल दे देगा, मगर आप कभी भी ना कर्सर के फाउंडर नहीं बन सकते, या आप चैट जीपीटी जैसे सैम अल्टमैन नहीं बन सकते। वो एक डिफरेंट क्लास है लोगों की।
क्योंकि वो उनकी फाउंडेशन जो है ना, तो हमेशा अगेन कमिंग टू योर पॉइंट सुमैया, फाउंडेशन मजबूत रखें, एल्गोरिथम पे फोकस करें, और मेरे ख्याल से लॉजिक खुद क्रिएट करें, वो ज़्यादा बेहतर है यंग एज में, ताकि आप उसको स्केल कर सकें। मोहम्मद इदरीस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ पास में, तो मैं भी अराउंड सेकेंड ईयर में हूँ। और सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हर कोई सर यहाँ पे पाकिस्तान में, इवन के हर यूनिवर्सिटी में बंदा एआई की तरफ इवॉल्व कर रहे हैं, तो सर मैंने क्वेश्चन ये पूछना था कि सर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटेशन का, जीपीयूज का आगे क्या स्कोप है। लाइक हमारे सर यूनिवर्सिटी में भी कोर्स वगैरह ऑफर होते हैं, लाइक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग या क्वांटम कंप्यूटिंग के, तो मेरा इंटरेस्ट उसकी तरफ जा रहा है और क्वांटम एआई की तरफ जा रहा है। तो मेटा में या इस तरह की कंपनीज में क्वांटम कंप्यूटिंग विद एआई का क्या फ्यूचर है और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का क्या है, और उस पर थोड़ी सी अगर आपको नॉलेज वगैरह है तो वो हाँ, थोड़ा गाइड। मैं आजकल जीपीयू एफिशिएंसी के प्रोग्राम को ही देखता हूँ। तो एचपीसी हाई 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 बेसिकली हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग को, और मैं ये देखता हूँ कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा डेप्थ है। काफ़ी स्टार्टअप्स आ गई हैं, कोशिश कर रही हैं। जीपीयू की डिमांड है ही नहीं, जीपीयू बन रहे हैं मगर इतनी हाई डिमांड है कि मिल ही नहीं रहे। और क्वांटम कंप्यूटिंग जो है, मुझे लगता है वो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू होगा। जीपीयू जैसे सीपीयू था ना, फिर जीपीयू आया, और जीपीयू के भी वेरिएंट आ रहे हैं। वेरिएंट का मतलब डिफरेंट वेरिएंट अब एडवांस हो गए। मेरे ज़माने में पेंटियम 1 2 3 4 5, अब मुझे नहीं पता क्या है, 5 तक तो या 4 तक मैंने सुना था। तो ऐसे ही आप जिस डायरेक्शन पे जा रहे हो, बाय द वे वो बड़ी मेच्योर, मतलब एक उभरती हुई फील्ड है, और उसमें काफ़ी लोग सोच भी नहीं रहे। सोचने का मतलब कि जितने भी इंजीनियर यहाँ बैठे होंगे ना, वो सब एमएल और एआई का बात कर रहे होंगे। आप वाहिद बंदे हो जिसने ये क्वांटम कंप्यूटिंग और जीपीयू एच की बात की है। हार्डवेयर से रिलेटेड है, और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फील्ड है। इसमें मेच्योरिटी है, मगर मैं समझता हूँ बहुत स्कोप है। तो अगर आप उस डायरेक्शन पे जा रहे हो तो सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, क्योंकि आगे जीपीयू मेरे ख्याल से क्वांटम कंप्यूटिंग आने वाली है। तो तो आपका डायरेक्शन बहुत अच्छा है। जासिम। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। जी, अनम्यूट ओके। सर, लाइक मैं अभी आप अपनी लाइफ स्टोरी बयान कर रहे थे, तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें नोट की। आपकी आपने तो उसे नेचुरल टैलेंट बोला, लेकिन मैं उसे नेचुरल टैलेंट नहीं बोलना चाहता, क्योंकि अगर ये नेचुरल टैलेंट है तो फिर हम आपकी तरह नहीं बन सकते, आपकी तरह इन अ वे कि लाइक वो फिर टैलेंट हमें नहीं आ सकता ना। लेकिन मैं फिर भी क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे स्टार्ट में जब आपको सपोज पैसों की ज़रूरत थी, तो आपका गोल क्लियर था कि अच्छा मुझे पैसा चाहिए, फिर आपने कोई जॉब शॉप ढूंढ ली, और फिर अब एक और चीज़ है, जब आपने जॉब तो ढूंढ ली, लेकिन फिर आपने ये भी सोचा कि अच्छा अब इसकी फ्यूचर में स्केलेबिलिटी क्या है। मतलब ये जो फिलोसॉफिकल जो क्वेश्चंस है ये आपके दिमाग में आ रहे थे, तो उस टाइम से भी। और फिर एक और चीज़, आपने कनेक्शन का ऑलरेडी आपने आंसर तो दे दिया है, लेकिन मैं जस्ट आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि सपोज जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी लाइफ की फिलोसफी क्या होती है। आपने कुछ चीज़ें मेंशन भी की, जैसे लोगों की हेल्प करना, और उससे आपकी अपॉर्चुनिटीज बन जाती है, वो बात तो सही है, वो मैंने गेट कर ली। लेकिन इस तरह और ऐसी कौन से लाइफ के टिप्स है जो आप हमें दे सकते हैं, ताकि हम उसको अपनी अपने डेली लाइफ में यूज़ करें, उसका इस्तेमाल में लाएं, ताकि हम भी मतलब अपॉर्चुनिटीज खुद के लिए क्रिएट कर सकें। थैंक यू। आई होप हाँ आई। जी जी। जैसे जैसे मेरा मसला ये है कि मैं जो हूँ ना, मैं इसका क्रेडिट देता हूँ अपने वालिद साहब को। मेरे वालिद साहब, चाहे खाने को पैसे हों या ना हो, डॉन अखबार आता ही आता था संडे को, मैंने आपको शायद बताया था। और मेरे बहन भाई और मैं कोई 3 4 घंटा डॉन अखबार पढ़ते रहते थे। अच्छा, उस डॉन अखबार में बहुत सारे आर्टिकल्स होते थे, क्लासिफाइड होता था। मैं कुछ नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सिर्फ उस टाइम शायद मैं मतलब ओ लेवल्स के मैट्रिक 10th ग्रेड में था, मगर मैं जाके, क्योंकि मेरे वालिद साहब की जॉब बड़ी इनस्टेबल रहती थी, तो मैं जाके जॉब्स की प्रोफाइल ही देखने लग जाता था। तो मुझे समझ में आ जाता था आर्टिस्टिक डेनिम कौन है, सद्दीक सन वाले कौन है, ये क्या करते हैं। तो वहां से आप सोचो, उस टाइम सोशल मीडिया भी नहीं था, तो मैं कनेक्ट करता था डॉट्स। तो मैंने एक हैबिट बना ली माइक्रो रीडिंग की। मैं किताब नहीं पढ़ सकता पूरी, मगर मैं माइक्रो ब्लॉग्स बहुत रीड करता हूँ। एवरी मॉर्निंग गूगल मेरी फीड के अंदर बड़े इंटरेस्टिंग से आर्टिकल्स दे देता है, और मैं उसको जाके पढ़ता हूँ। तो उससे आपको कनेक्शन बनाना पड़ता है कि मार्केट किधर जा रही है। अब जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग का किसी ने जो सवाल पूछा, मेरा कोई तजर्बा नहीं है क्वांटम कंप्यूटिंग, बाय द वे। और मैं जीपी एफिशिएंसी के प्रोग्राम में भी 3 महीने पहले आया हूँ। साल भर से मैं जीपीयू पे काम कर रहा हूँ, और 3 महीने पहले मैं उसकी एफिशिएंसी देख रहा हूँ, जिसमें मैं एनवीडिया, एएमडी और मेटा जो अपनी चिप बना रही है उसको भी देखता हूँ। ठीक है। तो वहां से मैंने जीपीयू को समझना शुरू किया कि यार इसमें कैसे क्या होता है,
फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। तो आई विल से हाईली कि आप लोगों को जो सीखना है वो ऐसे सीखना है कि अपनी हैबिट बना लें छोटे छोटे ब्लॉक्स पढ़ने की। जब छोटे 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 ब्लॉक्स पढ़ेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा आपको कि उससे आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी डिफरेंट एरियाज में, और उसको आप कनेक्ट करने में मुश्किल होंगे। तो एक ये हैबिट है। दूसरी मैंने आपको नेकी वाली हैबिट तो बताई दी कि लोगों की मदद करें, अल्लाह आपकी मदद करेगा, इस पे तो होना चाहिए। तीसरा मैं ये कहूंगा कि रिगार्डलेस आप कितने कंफर्टेबल हो एक जॉब में, ये भी एक प्रॉब्लम मैंने देखी कि लोग कहते हैं यार अलाइड बैंक में जॉब हो गई, 9 to 5 करेंगे उसके बाद तो घर चले जाएंगे। ये हमारी मेंटेलिटी होती थी। भाई अब 9 to 5 की कोई जॉब नहीं रही, 24 घंटे की जॉब है, चाहे आप दुनिया की किसी भी कंपनी में करो। आप एम्प्लॉयर को ये मत कहो कि यार मैं तो रात के 12 बजे नहीं मिलूंगा, राइट। मेरा वीपी रात के 1 बजे भी मेरे साथ कॉल पे होता है अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और यंग एज में नहीं करोगे तो कब करोगे, 60 की एज में करोगे। यही है। तीसरी चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जिस जॉब में आप कंफर्टेबल हो जाओगे, यार अब तो मजे आ गए, पैसे भी आ रहे हैं और मुझे सब काम आ गया है, दैट इज द टाइम यू नीड टू स्टार्ट लुकिंग फॉर द नेक्स्ट जॉब। एग्जैक्टली अगर आपको ग्रो करना है। वरना आप एक यूबीएल, अलाइड बैंक, केएससी, यूनिलीवर, नेस्ले, मैं तो अब इन सारी कंपनियों को सॉरी टू से इसी बकेट में डालता हूं, पेप्सी, कोका कोला, इन्हीं में बैठे रहोगे। और आप कहोगे यार मेरा अभी मैं सीनियर इंजीनियर हूं, अभी मैं प्रिंसिपल हो जाऊंगा, अभी मैं डायरेक्टर हो जाऊंगा, अभी मैं वीपी हो जाऊंगा। नहीं भाई, ये टाइटल डजेंट मैटर, यू नीड टू ग्रो। तो यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन, वर्क वेरी हार्ड, और यू नीड टू थिंक अबाउट द नेक्स्ट गिग नेक्स्ट टाइम। मैं कोई 2016 में सोल्यूशन आर्किटेक्ट आया था, और मेरा कोई तजर्बा नहीं था जीपीयू प्रोग्राम लीड करने का। और अभी मैं 2025 में कोई $15 बिलियन का प्रोग्राम लीड कर रहा हूँ। $15 बिलियन, मतलब इससे भी ज्यादा है, ठीक है। तो इसकी रीजन यही है कि मैं हर 2 साल के बाद टीम चेंज कर लेता हूँ। बेशक मुझे वो काम आता है कि नहीं आता, मगर मैं चला जाता हूँ। तो मैं अपनी वाइफ को एक दिन बोल रहा था कि यार मेरे कजन्स क्योंकि डॉक्टर हैं, मेरी फैमिली में 18 डॉक्टर्स हैं, तो मैं कहता हूँ यार ये इनकी लाइफ कितनी ईजी है। ये सुबह उठते हैं मंडे को, ये चले जाते हैं, इनको पता है कि घुटने का एक डॉक्टर है मेरी कज़न। तो मैंने कहा यार घुटने की डॉक्टर, इसको पता है कि घुटने में क्या प्रॉब्लम होती है, एक्सरे करेगी, इंजेक्शन लगा देगी, ठीक हो गया। मैंने कहा मैं जब जॉब चेंज करता हूँ विद इन द कंपनी, तो आज मैं किडनी का डॉक्टर हूँ, कल मुझे बोलने तुम कार्डियोवास्कुलर डॉक्टर हो, परसों बोलने ब्रेन के डॉक्टर हो। मैं तो इटरेट करते जा रहा हूँ। मगर आपका अगर फ्रेमवर्क ठीक हो जाए ना, तो शुरू में 3 से 4 6 महीने आपको लगते हैं वो नई चीज डोमेन को लिफ्ट करने में। मैं रहूं प्रोडक्ट मैनेजर, मगर प्रॉब्लम एक नए में कर रहा हूं। तो प्रोडक्ट मैनेजर फॉर एग्जांपल आप दूध की कंपनी में, कल आप गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, परसों आप सॉफ्टवेयर में, ये भी बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो दिस इज हाउ यू शुड कीप पुशिंग योरसेल्फ। मोहम्मद मिनाहाल मांझी, अ, आपका सवाल। अ, मोहम्मद मिनाहाल मांझी। सर मिनहल, अगर आप बात करें तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मेरी आ रही है आपको? सॉरी। जी जी, जी आपकी सर। आ रही है सर। जब तक वो नहीं आते मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा जी अगर जी, आपकी इजाजत हो। सर रिजवान मेरा डॉक्टर। नाम डॉक्टर रिजवान है। मैं यहाँ सिलिकॉन वैली बे एरिया में होता हूँ। ब्रॉडकॉम में मैं जॉब करता हूँ। आईकोड गुरु के मैनेजमेंट से मेरा ताल्लुक है। ठीक तो है। आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू सर। आपका इतना कैप्टिवेटिंग वेबिनार है। मैं काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बात करूँ, लेकिन आपकी बात इतनी अच्छी लगती है। इट वॉज ग्रेट लिसनिंग टू यू। और अराउंड 250 स्टूडेंट्स वर हियर टुडे, और बहुत से ऑनलाइन भी थे, लेकिन इस जूम मीटिंग में वी हैड अराउंड 250 स्टूडेंट्स, जो कि कम वेबिनार्स में होते हैं। सो और जब मैंने आपको देखा सर, ऐसा लगता है कि जैसे आप दिल से बात कर रहे हैं, राइट। देयर आर पीपल हु टॉक अबाउट देयर सक्सेसेस, लेकिन कम लोग हैं जो अपने फेलियर्स के बारे में बात करते हैं कि हाउ दे टर्न। और ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना सर, दे रियली गेट मोटिवेटेड बाय दीज टॉक्स। तो that's great. Thank you for your time and having this motivational and great talk सर। हमारे तकरीबन इस साल 40 प्लस स्टूडेंट्स आ रहे हैं यूएस स्कॉलरशिप्स पे, पीएचडी और मास्टर्स के लिए। और हमारे स्टूडेंट्स सर ज्यादातर लो या मिड ईयर यूनिवर्सिटी से होते हैं। हमारे पास नर्स, लम्स, जीआई के स्टूडेंट्स कम होते हैं। ये स्टूडेंट्स वही हैं जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी साहिवाल, मतलब दे आर कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। और माशाल्लाह दे टेंड टू अचीव दोज सक्सेसेस कि ये यहाँ पर इनको फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स मिलते हैं। जिस तरह आप जीपीए की बात कर रहे थे, तो हमारे थ्री आपको पता है एक लिमिट है जिसपे हाँ। यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं मिलता, लेकिन स्टूडेंट्स हैं हमारे हैं 3.05, 3.17, जिनको यहाँ एडमिशन भी मिला है, यहाँ पर फंडिंग भी मिली है, बिकॉज दे वर्कड हार्ड। उनका दे वर्कड हार्ड ऑन देयर
प्रोफाइल जो कि हम उनको हेल्प करते हैं। तो दैट अलाइंस विद व्हाट यू हैव बीन सेइंग। तो थैंक यू वेरी मच सर अगेन। आपसे कभी इंशाल्लाह मुलाकात होगी, वी लिव इन द सेम एरिया, तो that would be great, but I really wanted to thank you for your time and for this great talk sir. Thank you. बहुत शुक्रिया रिजवान। सॉरी मैं इसका नाम मुस्कान, राइट? मुस्कान, जी सर। हाँ मेरे पास टाइम है अनदर 15 मिनट्स। आई डोंट नो आप लोगों के पास है कि नहीं है। सर हमारे पास टाइम ही टाइम है सर। तो हम वेबिनार जो है तकरीबन हमारा मोस्टली जाता है 2.5 आवर्स तक। तो सर हम चाह रहे हैं कि हम जो मेन वेबिनार की टॉपिक है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उस पे आए और उसको थोड़ा ठीक है, समझ लें। देन अब वी उस विल पर टेक आ द जाते क्वेश्चंस हैं। आफ्टर दैट। ठीक है, बेहतरीन हो गया। मैं जो आप मुझे 1 मिनट दें और मैं इसको कवर कर लूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके? ठीक है भी। ये बताइएगा आप लोग को स्क्रीन दिख रही है? जी सर बिल्कुल। ठीक है, मैं इसको आई विल कीप इट शॉर्ट गिवन दैट आई एम ओके। तो फोक्स, मैं जो बात करना चाह रहा था, जो हमारा की टॉपिक था ना, वो था प्रोडक्ट मैनेजमेंट इन द एज ऑफ एआई। क्योंकि काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे कोई तब्दीली आई एआई के आने से, क्या नहीं आई। टू बी ऑनेस्ट, मैं कोई 6 साल से प्रोडक्ट मैनेजमेंट इन एआई ही कर रहा हूँ। जब जब एआई तो अभी 2 साल से ये ढोल पीट रहे हैं, मैं कुछ उससे पहले से कर रहा हूँ। जब शायद जब की था 2017 से मैं एआई में लगा हुआ हूँ, और प्रोडक्ट मैनेजमेंट में डायरेक्ट 2019 से कर रहा हूँ एआई की। तो मुझे लगता है कोई ख़ास फ़र्क नहीं है प्रोडक्ट मैनेजमेंट में और एआई में। सिर्फ आपको एआई के कॉन्सेप्ट पता हो तो आप उसको प्रोडक्ट मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले तो मैंने ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन भी कुछ बात की थी कि प्रोडक्ट क्या होती है। देखिए, प्रोडक्ट कोई भी चीज़ हो सकती है। मैं अपने आप को प्रोडक्ट देता हूँ। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि मैं काफ़ी, जब सैटरडे संडेज को हमारे डिनर्स होते हैं यहाँ, तो हम उस पे मैं कहता हूँ कि आप जब एक गाड़ी ख़रीदते हैं, तो गाड़ी के अंदर मैं आपको, अगर कोई भी गाड़ी आपने ख़रीदी हुई है घर पे, तो आप उसका ऑयल चेंज भी कराते हैं, प्लग भी चेंज कराते हैं, मेंटेनेंस भी कराते हैं, तब वो गाड़ी चल पाती है ना। तो वो एक प्रोडक्ट आपके घर की, राइट? ऐसे ही आपका कैरियर भी एक प्रोडक्ट है। मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी यहाँ कैरियर कन्वर्सेशन हो रही थी। तो आपका कैरियर भी, आपने डिग्री ली, मैंने ली 2006 में, अब मैं 2006 की डिग्री को 2025 तक रगड़ा दे रहा हूँ। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बिल्कुल उर्दू स्लैंग में बोल रहा हूँ कि मैं 2006 का ग्रेजुएट हूँ, और मैं कह रहा हूँ मैं 2025 तक इस डिग्री को चलाता रहूँ। मैं कितना जूस लूंगा, क्या लाइफ टाइम है? मैं अगर 2006 की मेहरान भी लेता तो अभी तक खत्म हो चुकी होती भाई। तो उसका पीछा छोड़ो, उस डिग्री का कुछ नया करो। तो काफी लोग कहते हैं कि यू नीड टू री इन्वेंट, तो यू नीड टू ऑलवेज री इन्वेंट। आप सो नहीं सकते, क्योंकि जब आप सो रहे हैं तो दुनिया में कोई और जाग रहा है, ये याद रखें। ठीक है, लोग 8 बिलियन लोग हैं दुनिया में, और बल्कि अब ज्यादा हो गए होंगे, 8 बिलियन से भी ज्यादा हो गए, शायद 8.1 8.2 हो। सब सोच रहे हैं, आप अकेले नहीं सोच रहे। तो प्रोडक्ट कैन बी एनीथिंग। प्रोडक्ट कैन बी योर फोन, प्रोडक्ट कैन बी योर डोर, प्रोडक्ट कैन बी एनीथिंग। सिस्टम हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, खाने की चीज हो सकती है, ना खाने की चीज भी हो सकती है। तो प्रोडक्ट को मैं समझाना चाह रहा था कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट मैनेजर जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं, जैसे घर में मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बिरयानी। बिरयानी एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तभी तो इतने सारे बिरयानी सेंटर्स खुल गए पाकिस्तान में, वरना क्यों खुलते? प्रोडक्ट कामयाब हुई। अब उसको बनाने का गोल क्या है? गोल ये, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि आपके कुछ यूजर्स की नीड्स होती हैं। अब सिंधी बिरयानी है, मेमन बिरयानी है, गोट की बिरयानी है, बीफ की बिरयानी है। यू गाइस गोना लाफ बट आई एम नॉट किडिंग यू। मैं इतने लेवल पे आके आपको इस वजह से दे रहा हूँ ताकि समझ में आए। सिंधी बिरयानी खाने वालों का टेस्ट अलहदा होगा, लाइकली समवेयर। गोट की बिरयानी खाने वाले का अलहदा होगा, और मेमन बिरयानी खाने वालों का अलहदा होगा, राइट? थोड़ा बहुत ओवरलैप होगा, मैं ये नहीं कह रहा, मगर गोल क्या है कि उस यूजर को बेसिकली टारगेट करना है। तो प्रोडक्ट मैनेजर का गोल ये है कि मेरे पास एक यूजर है, उसने सिंधी बिरयानी खानी है, और मुझे उसको सिंधी बिरयानी को अचीव करना है। और उस सिंधी बिरयानी के 2 या 3 इनिशिएटिव हो सकते हैं कि मे बी वो स्पाइसी हो, मे बी उसका कलरफुल हो, वो मैट्रिक होता है। तो प्रोडक्ट मैनेजर किसी भी प्रोडक्ट का गोल डिफाइन करता है, एक हाई लेवल गोल। और वो गोल जरूरी नहीं है कि वो हमेशा वही रहे, वो चेंज हो सकता है।
और वो पूरी टीम को मार्च करता है। मैं जैसे बिरयानी की एग्जांपल लूं, तो अगर मैं बिरयानी बना रहा हूँ तो मुझे शान मसाला चाहिए, दही चाहिए, चिकन चाहिए, धनिया चाहिए, मुझे चूल्हा चाहिए, गैस चाहिए, पानी चाहिए, डेगचा चाहिए। ये सब जो है टीम वर्क है ना। यहाँ तो खैर एक बार मतलब कोई भी घर का एक बंदा कर सकता है, मगर कोई धनिया लेके आएगा, कोई प्याज लेके आएगा, तो ये सारा टीम वर्क है। मगर इन द एंड क्या है कि जब वो बिरयानी बन जाएगी तो कोई वेटर जाके रेस्टोरेंट में उसको जाके सर्व करेगा। तो दिस इज हाउ अ प्रोडक्ट मैनेजर एक्ट। प्रोडक्ट मैनेजर इज बेसिकली अ मिनी सीईओ ऑफ दैट प्रोडक्ट। और स्कोप ऑफ वर्क क्या होता है कि देखें, टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ एआई प्रोडक्ट मैनेजमेंट की, तो टेक्नोलॉजी तो आनी चाहिए। अच्छा, अब टेक्नोलॉजी में लोग घबरा जाते हैं, बहुत सारे यहाँ नॉन टेक्नोलॉजी के लोगों को बोलेंगे यार हमें तो नहीं आती। मैंने आपको बताया कि आप माइक्रो ब्लॉक्स पढ़ना शुरू करें, फंडामेंटल। मैं चैट जीपीटी से जब मुझे कुछ नहीं पता चलता तो मैं पता कैसे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी इन दिस 5th ग्रेड लैंग्वेज, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी इन 10th ग्रेड लैंग्वेज। ये प्रॉम्प्ट देता हूँ मैं उसको, और वो इतना बड़ा प्रॉब्लम एआई का वो मुझे 10th ग्रेड के सिंपल वर्ड्स में समझा देता है, मेरी समझ में वो आ जाता है। क्योंकि एज अ प्रोडक्ट मैनेजर यू डोंट नीड टू नो द टेक्नोलॉजी, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड वेयर यू कैन अप्लाई व्हाट, इट्स एन एप्लीकेशन। दूसरा, बिजनेस सेंस के भाई मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ तो कितने रिटर्न आएगा, मतलब लॉस का सौदा तो नहीं है, या कितने दिनों में मैं इसको रिकवर करूंगा। ये सिंपल घर की मैथ्स है। मैं कभी कभी लोगों को बोलता हूँ यार जो आपकी तनख्वाह आती है 6,000, 10,000, 60,000, 1 लाख, आप घर में यही कहते हो ना बिजली का बिल इतना जाएगा, घर का किराया इतना जाएगा, पेट्रोल में इतना लगेगा, खाने पे इतना लगेगा, सेविंग इतनी होगी। यही प्रोडक्ट के साथ कर रहे हो। मगर आप कभी सोचते नहीं हो कि मेरी घर मेरी प्रोडक्ट है, आप कह रहे हो यार मेरा वो घर है। तो अगर आप देखो तो ये सारे काम अब रोजाना कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल प्रपोर्शन की बात करूं बिजनेस की, तो आप जब एक बिरयानी बना रहे हो तो आपको पता है 1 किलो चिकन लोगे, दो, मुझे नहीं पता शान मसाला कितने का आता है, यहाँ $2 का है, $2 का मसाला लोगे, $20 की चिकन लोगे, और मेरी जो बिरयानी की एक ट्रे है वो $50 में तैयार हो जाएगी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तीसरी चीज जो है वो डिजाइन है। अब डिजाइन क्या है, इधर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो डिजाइन ये होता है कि मैं आपको इसकी एग्जांपल ये दूं, कि हाँ मैं इसकी एग्जांपल इसको इस तरीके से देता हूँ कि शान मसाला, जब शान मसाला बनाने का फायदा क्या है, कोई भी एक जवाब देगा। चले सना इशफाक, आपका हैंड रेज है, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि शान मसाले का फायदा क्या है हम लोगों को। सना इशफाक। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, शान मसाले का फायदा, टेस्ट का फायदा क्या फर्क है, होता है, हम अगर ज्यादा अच्छा टेस्ट चाहिए हो या डिफरेंट चाहिए हो। टेस्ट के अलावा क्या फर्क है, मतलब पहले जमाने में लोग शान मसाले के अलावा बिरयानी बना लेते और अब शान मसाले ना के ऐसा क्या किया। और रेडीमेड हमें चीजें मिल जाती हैं, इतना कुछ नहीं Exactly. करना पड़ता। ये हियर यू गो। आप समझे डिजाइन क्या होता है, कि इन्होंने बता दिया पहले मेरी दादी नानी जो थी वो 40-50 या 10-20 मसालों को इकट्ठा करती थी बेचारी, और फिर डालती थी शान मसाले में। बोला यार यूजर ईज लाओ, डिजाइन थिंकिंग की अप्रोच लगाई, लोगों को 20 मसाले ढूंढने, एक ही डब्बे में डालो और इनको दे दो, बस वो डाल देंगे, ग्राइंड ही तो करना है। अच्छा, अब इसमें आप बोलोगे कि इसमें डिजाइन थिंकिंग में आपको थोड़ा सा टेक सेंट्रिक बताता हूँ। जब भी आप कोई प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे होते हैं तो आप मेक श्योर करते हैं कि आप यूजर को लेजी यूजर जर्नी पर डिजाइन करें। लेजी यूजर जर्नी क्या होती है? लेजी यूजर जर्नी ये है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अपने घर की, कि मेरे घर में जब रात हो जाती है तो मेरे सारे बेडरूम ऊपर वाले फ्लोर पे हैं, नीचे वाले फ्लोर पे हमारा लिविंग रूम है। तो कोई भी बच्चा नीचे, पानी की जो बोतल है हमारे पास, ऊपर फ्रिज नहीं है, नीचे फ्रिज है घर में। तो रात में 11 बजे किसी को प्यास लगी, वो कहता है यार पानी ले आओ, मैं कहता हूँ मैं तो नहीं जा रहा भाई, हालांकि इट्स अ फिजिकल थिंग, यू शुड गो फिजिकली हेल्थ। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक बोतल भर के पानी की ऊपर रख ली और बोला कि यार अब इस बोतल से, या एक समझ ले कि एक कूलर रख लिया और उसको बोला यार तुम इस कूलर से पानी भर लिया करो, रात के 11 बजे मुझे मत बोला करो कि नीचे जाके पानी लेके आओ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, लेजी यूजर, लेजी यूजर, मतलब अगर, मतलब कहने का मकसद ये है कि हमारा माइंड भी लेजी है, बॉडी भी लेजी है। तो जब भी आप डिजाइन बनाते हो तो शान ने क्या किया कि 20 मसाले की जगह एक पैकेट दे दिया, लेजी यूजर जर्नी सॉल्व कर दी। मैंने पानी की बोतल ऊपर ला के रख दी, लेजी यूजर जर्नी सॉल्व कर दी। कभी आप लोगों ने कोई ऐप यूज करी और आपको फॉर्म फिल करने में 5वें स्टेप पे जाना हो, आप वो ऐप ही छोड़ के चले जाओगे। आपने देखा कि आजकल कार्ट में ऐड टू कार्ट का बटन फौरन आ जाता है, क्या रीजन है? कि भाई कोई भी चीज देख रहे हो ऐड टू कार्ट करो, सिंगल स्टेप जर्नी होनी चाहिए। जितना छोटा जर्नी होगी उतना जल्दी आपका जो यूजर होगा वो इंटैक्ट करेगा। तो ये 3 चीजों को दिमाग में रखना है कि यूजर, लेजी यूजर जर्नी, बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस, और टैग को यूज करके प्रोडक्ट मैनेजर सिट्स इन द सेंटर ऑफ इट। जॉब फंक्शंस जो है बेसिकली, अब मैं डिफरेंट चीज़ें बता सकता हूँ आपको। प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स होते हैं जो डिज़ाइन करते हैं प्रोडक्ट को,
जो मैं अभी डिज़ाइनिंग का बता रहा था कि लेजी यूज़र जर्नी जो है ये प्रोडक्ट डिज़ाइनर बनाते हैं। प्रोडक्ट इंजीनियर्स जो हैं वो प्रोडक्ट करते हैं, और बेसिकली मार्केटिंग और ब्रांडिंग के जो लोग होते हैं वो मार्केटिंग करते हैं, एंड बिजनेस एनालिस्ट बिजनेस होते हैं। मेरे ख्याल से ये स्लाइड आई कैन स्किप गिवन दैट इट डजंट हैव मच कंटेंट। डे टू डे वर्क जो है मेरा क्या होता है प्रोडक्ट मैनेजर का, कम्युनिकेशन इज द बिगेस्ट थिंग, मोर देन 50% आई विल से। प्रायोरिटाइजेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप मुझसे ये पूछें, एक एग्जांपल देता हूँ कि यार मैं 3 बजे बनाऊँ या 4 बजे बनाऊँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या मेरे पास जो है पहले मैं iOS की ऐप बनाऊँ या मैं बनाऊँ, अब पाकिस्तान की मार्केट है, अगर आप मुझसे पूछें, कोई आएगा मेरे पास इंजीनियर और वो ऐप लॉन्च कर रहा हो, कहेगा यार मैं iOS पे बनाऊँ एंड्रॉइड पे, मैं कहूँगा iOS पे क्यों बनाओगे, पाकिस्तान में यूजर ही कम है iOS के, एंड्रॉइड बनाओगे। अब इस पे भी सवाल आएगा कि एंड्रॉइड के जो यूजर हैं वो ऐप यूज करते हैं या वेब ब्राउजर यूज करते हैं, वो वेब ब्राउजर यूज करते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो मैं उसको बोलूंगा सबसे पहले अगर तुम टेक्नोलॉजी बना रहे हो तो वेब ब्राउजर की बनाओ, फिर तुम एंड्रॉइड की ऐप बनाओ, और फिर तुम iOS को कवर करो, और उसके बाद जो वावे का नया हारमनी आ गया है तुम उसको कवर करो। तो ये प्रायोरिटाइजेशन होती है। पीपल्स मैनेजमेंट क्या है कि डिजाइनर से इंजीनियर से इंटरेक्शन करना। दोज आर द टॉप 3 को मैं कवर करूंगा, बाकी सब जो है स्किल्स हैं वो थोड़ी सी, देखिए टेक्निकल स्किल्स या 4% है, मगर एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप टेक्निकल हैं या अंडरस्टैंडिंग आपकी है तो यू कैन बी वेरी इफेक्टिव। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो इंजीनियर जिसके साथ काम कर रहे हैं ना, वो हमेशा आपको डिफेंस से गुलबर्ग लेके जाने के चक्कर में रहेगा, उसकी सोच अब कन्फाइंड है। तो यू नीड टू थिंक बियॉन्ड दैट। इसके अलावा टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर क्या होते हैं। अब इसमें टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर होता है, एनालिटिक्स प्रोडक्ट मैनेजर होता है, ग्रोथ होता है, प्रोडक्ट मार्केटिंग होता है। बाय द वे प्रोडक्ट मार्केटिंग जो मैनेजर होता है वो प्रोडक्ट मैनेजर नहीं होता, वो सिर्फ एक मार्केटिंग कर रहा है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारी फार्मा कंपनीज में पाकिस्तान में दवाइयाँ बेच रहे होते हैं लोग, ये वो वाला रोल है। ठीक है। टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर भी कोई चीज़ नहीं है इंडस्ट्री में, प्रोडक्ट मैनेजर एक टाइटल है जिसमें टेक्निकल भी हो सकता है और नॉन टेक्निकल भी हो सकता है, और मैंने आपको उसकी स्किल्स बताई हैं कि वो क्या होती है। हाँ, टेक्निकल हम क्या कहते हैं, जैसे मैं जीपीयू पे काम कर रहा हूँ तो मैं टेक्निकल कह सकता हूँ अपने आप को, मगर इट्स अ टाइटल। ग्रोथ प्रोडक्ट मैनेजर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये वो लोग होते हैं जो आपकी टेक्नोलॉजी को ग्रो करने में लगे। ग्रोथ जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने एक रेस्टोरेंट खोला, और रेस्टोरेंट के अंदर अब आप बिरयानी बेच रहे हो, और आपके एक नॉर्मल यूजर्स आ रहे हैं, रोज 50 लोग आते हैं खाना खा के चले जाते हैं। आप कह रहे हो यार मुझे तो 50 से 500 पे जाना है, 500 से 1000 पे जाना है, 1000 से 10,000 पे जाना है। तो ग्रोथ हैकिंग कहते हैं इसको। ग्रोथ हैकिंग ऐसे हो सकती है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी पाकिस्तान में ऐप्स हैं, वो कहती हैं 10 रुपए की चीज़ लो और 5 रुपए डिस्काउंट दे दूंगा। ये ग्रोथ प्रोडक्ट मैनेजर ढूंढ रहा है कि यार मैं एक यूज़र एक्वायर करने की कॉस्ट कितनी है मेरी। अगर एक मैं यूज़र को लेके आता हूँ तो पहली बार बिरयानी की प्लेट फ्री दे देते हैं, और दूसरी बार उससे पैसे बना लेंगे। तो ये ग्रोथ प्रोडक्ट मैनेजर देख रहा होता है, ये प्रोडक्ट नहीं बना रहा होता, ये उसकी ग्रोथ को देख रहा होता है। और ग्रोथ के मैट्रिक्स होते हैं यूजर ग्रोथ, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कोई यंग जेनजी की हेल्प बनाऊं, जेनजी वो लोग हैं जो 24 से नीचे के, तो पाकिस्तान में 64% मार्केट है उसकी, क्योंकि पाकिस्तान में 64% लोग लेस देन 25 ईयर्स ओल्ड है। तो जस्ट टू गिव यू सम आइडिया अबाउट हाउ ग्रोथ प्रोडक्ट मैनेजर लुक्स इनटू इट। रोल ऑफ एआई प्रोडक्ट मैनेजर, ये बड़ा की है। इसके अंदर जो सबसे पहली चीज जो मैं देखता हूँ एज एआई प्रोडक्ट मैनेजर, आपको डाटा की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और आजकल डाटा के बगैर कोई काम नहीं होता एआई में। फॉर एग्जांपल अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कर करके इतना डाटा के साथ नॉलेज हो गई है कि मैं दो चार चीज़ें देखता हूँ। फॉर एग्जांपल डाटा का मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल आप किसी भी ऐप पे जाएं तो आपने कितना, अब जैसे ये वेबिनार कर रहे थे, रिजवान ने मुझे बताया कि 250 लोग हैं। ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि जूम की लिमिट शायद 250 की थी, तो कुछ लोग बाहर भी हैं, राइट। फिर इनके पास ये जाके अपना डाटा देखेंगे, जो ये आई कोड गुरु के सीईओ को बताएंगे कि भाई हमारा जो वेबिनार फाहद के साथ हुआ था उसमें 250 लोग आए थे, उसमें 40 सवाल पूछे गए, उनका टाइम 1 घंटे का था तो 1.5 घंटे का हो गया। और जो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर ये स्ट्रीम हो रहा था उसके ऊपर 400 लोग देख रहे थे, और उसके बाद जब ये स्ट्रीम खत्म हो गया उसके बाद भी 50 लोगों ने देखा। तो ये सारी एनालिटिक्स है जो ये इकट्ठा करेंगे, और ये फिर जाके कोई डिसीजन लेंगे कि अगला वेबिनार 1.5 घंटे का हो या 2 घंटे का हो, अगली बार फहाद जैसे स्पीकर को बुलाना है कि नहीं बुलाना। ये गेटिंग माय पॉइंट, ये डाटा आपको ये मदद करता है। मैं आपको बड़ी रॉ लैंग्वेज में बता रहा हूं, मगर इनके पास कोई टूल नहीं होगा आई कैन गारंटी दैट कि ये सारे डाटा को कंसोलिडेट कर सकें। ये पहले जाएंगे, जूम का एक रफ नंबर लिया हुआ है, सॉरी रिजवान को मैं एक गिनी पिक लेके यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर रहा हूँ, मगर बहुत सारी जो एडवांस एप्स हैं वो क्या करती हैं, पहले लॉगिंग बनाती हैं
लॉगिंग क्या होती है कि आप उसमें एक तरीके से हुक डाल रहे हो, जैसे बिजली का मीटर है, आपको पता है कितने यूनिट हुए, ठीक है, मगर आपने कभी सोचा अपने घर में कि ये बल्ब, ये फ्रिज, ये टीवी, ये ग्राइंडर, ये आईपॉड कितना कितना यूनिट खर्च करता है? ये मैथ्स कभी कोई नहीं करता क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। मगर जब हम ऐप की बात करते हैं तो हमें हर लेवल के ऊपर लॉगिंग क्रिएट करनी है, कितने लाइक्स आए, कितने शेयर्स हुए, कितने कमेंट्स हुए, कितने लोग ड्रॉप हो गए, कितने लोगों ने कितनी वीडियो 10 सेकंड की देखी, 20 सेकंड की देखी, 30 सेकंड की देखी, आधी देखी, किस सीन पे जाके उन्होंने पॉज कर दिया और वो वहां रुके रहे, और उसके थोड़े दिनों के बाद वो दोबारा गए और वही देखा। तो कहने का मकसद ये सब लॉगिंग बहुत जरूरी है। और ये प्रोडक्ट मैनेजर, इसके लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, आपकी सोच की जरूरत है कि आपको क्या चीज देखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं बिरयानी की एग्जाम्पल लगाऊं तो 1 किलो गोश्त में कितना दही डलेगा ये हमारी अम्मी को पता होता है। ये एक डाटा है जो हम लोग इसको अंडरमाइन करते हैं, कितनी मिर्चें डलेंगी, आप कहते हैं अंदाजे से 1 चम्मच, वो अंदाजा नहीं है, वो क्योंकि आप रोज देख रहे हो तो आपको अंदाजा हो गया, मगर अगर आप उसको मिलीग्राम में मेजर करना शुरू करो तो शायद आपको पता चल जाएगा यार इतनी ही डलती है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कि लॉगिंग, अनकन्वेंशनल लॉगिंग भी है और कन्वेंशनल लॉगिंग भी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बेनिफिट ऑफ प्रोडक्ट एनालिटिक्स मैंने उसी के अंदर कवर कर दिए थे, मगर मैं आपको थोड़े से टूल्स की बात करता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि जब हम ये डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, अब हमें ये नहीं पता होता कि ये डाटा का यूज़ क्या। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि मैं कहूँगा कुछ लोग हैं जिन्हें 5 मिनट की वीडियो पसंद है, ये सॉरी इसी एग्जांपल ले लेते हैं इसी वेबिनार की, कुछ लोग हैं जो 1.5 घंटा देना चाहते हैं और कुछ लोग जो है 1 घंटा देना चाहते हैं। अब इसकी ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। ए बी टेस्टिंग क्या होती है कि आप कुछ लोगों को 2 घंटे के वेबिनार की इनवाइट दें और देखें कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोगों को आधे घंटे की वेबिनार की इनवाइट दें और देखें कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे, कुछ को 1 घंटे की दें। तो अब हमने क्या किया, मुख्तलिफ लोगों को एक ही इन्वाइट 3 जगह भेजी गई, ठीक है, एक ही वेबिनार की, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा। उससे आपको अंदाजा होगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, क्या लोग 1.5 घंटे के वेबिनार में ज्यादा इंटरेस्टेड है। कभी आपने सोचा कि टिकटॉक की वीडियो का उन्होंने जो साइज था 20 सेकंड या 10 सेकंड क्यों क्यों डिसाइड हुआ? क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन किया और उन्होंने देखा कि यार लोग जो है ना 10 से 20 सेकंड के अंदर लोग टाइम ऑफ हो जाता है, दैट्स इट। लोगों के पास इतना एपेटाइट नहीं है कि वो यूट्यूब की 1 घंटे की, आधे घंटे की या 5 मिनट की वीडियो देखें। दिस इज थ्रू ए बी टेस्टिंग। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो है वो इस तरीके से आप देख सकती हैं कि पहले किसी ज़माने में जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट होती थी वो किसी स्पेसिफिक सेक्शन में होती थी कि आपने एक फ़ोन बनाना है और आपको उसका प्रोडक्ट मैनेजर बना दिया। मगर अब जब प्रोडक्ट मैनेजमेंट होती है तो वो लोग एफिशिएंसी को देख रहे होते हैं, और एआई इज़ ऑल अबाउट एफिशिएंसी, नथिंग मोर देन दैट। तो हम लोगों को जो भी एआई प्रोडक्ट मैनेजर है उसको ये पता होना चाहिए कि अंडरलाइंग जीपीयूज मैं कौन से इस्तेमाल करूँगा, उसमें कितना डाटा चाहिए, उसके बाद उसमें कौन सा मॉडल चाहिए। मॉडल जो होता है वो एक एक समझ ले एक रेसिपी है, और उस मॉडल की किस जगह एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल ऑडियो का मॉडल है जो ऑडियो डिटेक्ट कर लेता है, अब मुझे ये देखना है कि मैं किस एप्लीकेशन में उसको यूज़ करूँगा। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम जस्ट पुशिंग एआई इन द प्रोडक्ट मैनेजमेंट वी ऑल्सो नीड टू थिंक ऑफ कि क्या उसका आरओआई रिज्यूमेबल है कि नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार मॉडल लगा दो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हाँ ठीक है, मॉडल लगा दिया, मगर उसको कंप्यूट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और कंप्यूट आप लोगों के लिए जो बेसिक्स हैं कि मॉडल रन करने के लिए मुझे 10 कंप्यूटर चाहिए, मगर वही काम मैं इसकी एग्जांपल इस तरीके से देता हूँ। चलें, मेरे घर के अंदर कोई मासी नहीं है और कोई सफाई वाला बंदा नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान में तो ये बड़ा चीपर है। तो मैंने क्या किया, मुझे ही साफ करना होता है, पूरे संडे पोछा भी लगाना है और मुझे ही झाड़ू देनी है अपने घर में, और लिटरली आई एम नॉट किडिंग यू। तो मैंने क्या किया, उसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक रोबोट वैक्यूम रख लिया और मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी। मैंने कहा यार ये महंगे से महंगा ले लो, मेरी जान छुटे, ये पोछे का कपड़ा भी खुद ही धुल जाएगा, ड्राई भी हो जाएगा, और मुझे वैक्यूम को वो जो डस्टबिन फेंकनी है वो भी नहीं, वो 3 महीने के बाद एक डस्टबिन है उसमें सक करके रख देता है वो। तो बेसिकली ये क्या है, एफिशिएंसी क्रिएट हुई। मगर पाकिस्तान में अगर प्रोडक्ट मैनेजर होगा रेस्टोरेंट का, वो क्या यार मुझे क्या जरूरत पड़ी है मैं ये $2000 का 6 लाख रुपए पाकिस्तानी ये रोबोट वैक्यूम लूँ, 2 साल के बाद मैं इसकी कॉस्ट रिकवर करूंगा, मेरे पास तो मासी मिल जाती है 20,000 रुपए के ऊपर और वो इससे अच्छी काम कर रही है। तो अब मैं एग्जांपल दे रहा था आपको कि कहाँ एआई यूज हो सकती है कहाँ नहीं। फॉर एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार है, अब टेस्ला के अंदर सेल्फ ड्राइविंग कार इनेबल्ड है बाय द वे। लोग मतलब अगर आप स्टीयरिंग पे बैठे हुए, मैं रोज ऑफिस जाता हूँ, मैंने $12,000 दिए थे, वो फीचर 3 साल पहले खरीदा था मैंने, और अब वो इतना बेहतरीन हो गया है कि मैं रोज 80 किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ, जस्ट टू लेट यू नो, एक अपने घर से मेटा के ऑफिस जाने के लिए 80 किलोमीटर। अब 80 किलोमीटर वो गाड़ी खुद चलती है, मेरे गैराज से बस बाहर निकालनी है और मैंने उसके जीपीएस पे क्लिक करना है, और नॉट किडिंग यू वो मुझे मेटा की पार्किंग लॉट तक ले जाती है ऑलमोस्ट। अगर मैं यही काम बोलूं कि यार मुझे पाकिस्तान में करवाना है, तो मेरे पास तो ड्राइवर है भाई, फारूक भाई हैं, गफूर भाई हैं, रेहान भाई हैं,
चीपर है, वो जब चाहूँ ऑन कॉल अवेलेबल है, पेट्रोल भी डला देंगे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एआई हर जगह भी नहीं लगानी। तो जो एआई प्रोडक्ट मैनेजर है उसका काम ये है, ये भी वो सोचे कि एफिशिएंसी है कि नहीं है। ये नहीं है कि मैं एआई हूं तो हर जगह एआई लगा दूं। एवरीडे एग्जांपल ऑफ यूज केसेस एआई की जो बहुत जगह हैं, वो ज़्यादातर रिकमेंडेशन इंजन हैं, जो मैंने आपको बताया कि रील्स जब देखते हैं आप, तो जो भी आता है, अब ये क्यों इतना बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म ले लें, यूट्यूब ले लें फॉर एग्जांपल, 3 बिलियन यूजर्स हैं, ठीक है। या टिकटॉक ले लें, तकरीबन 2 बिलियन यूजर्स हैं। 2 बिलियन यूजर्स कुछ देखना चाह रहे हैं ऑलमोस्ट एवरी डे, आधे घंटे से 1 घंटे के टाइमिंग में। आप उनको क्या दिखाएंगे? मतलब लाइबा की चॉइस स्वीटी से, तकी से, असद से डिफरेंट है, राइट। हर किसी को डिफरेंट, तभी तो इतनी पॉपुलर हो गई। याद है पीटीवी का वो दौर, 9 बजे ही खबरें आएंगी, फिर नहीं आएंगी। या आज भी किसी चैनल के ऊपर जी वो आप हम टीवी या एयर वाई पे एक ही ड्रामा आएगा, बाद में नहीं आएगा। टिकटॉक का फायदा क्या है? असद कुछ और देख रहा है, लाइबा कुछ और देख रही है, सानिया कुछ और देख रही है, वानिया कुछ और देख रही है। ये कैसे पॉसिबल है? 2 बिलियन यूजर्स किसी भी टाइम खोलेंगे, दे आर लुकिंग इनटू डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट टाइम। हाउ कैन यू डू इट? तो दिस इज वेयर यू नीड एफिशिएंसी, राइट। सॉर्ट एंड टैग आपकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं बहुत सारी, अमेजोन पे, दराज पे, ये सादिक डॉट ए आई कर रहा है, जो मेरी वाइफ की स्टार्टअप है। कि हम जब आप सादिक डॉट ए आई पे जाएं, तो बेसिकली आपको लाइबा को, स्वीटी को, सानिया को, वानिया को, ताकी को और असद को, आप सबको डिफरेंट चीज़ें दिखेंगी डिफरेंट टाइम में। हमने बनाई रिकमेंडेशन है, हमने इसको कन्वेंशनल नहीं बनाया, ठीक है। सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए एआई इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि उसमें जो इस्तेमाल हो रहा है वो बेसिकली हो रहा है कंप्यूटर विजन के लिए। कि क्या मैं गाड़ी जब ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरा विजन जो है वो 400 200 से 300 मीटर का है, गाड़ी जो है 1 किलोमीटर दूर तक देख सके। बहुत सारे डिफरेंट रीजंस हैं, मगर ये सारे रीजंस एफिशिएंसी पे आते हैं। ऐसी चीज़ें जो स्केलेबल नहीं है ह्यूमन से तब, या उनमें एफिशिएंसी क्रिएट की जा सके। एआई फंडामेंटल सिंपल है, मैं इसको 2 तरीकों से तोड़ता हूँ। एक है रूल्स बेस्ड इंजन और एक है मशीन लर्निंग। इसकी भी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आपके घर में स्विच होगा सबके, जब पंखा चाहिए तो आप ऑन कर देते हो, जब पंखा नहीं चाहिए तो बंद कर देते हो, लाइट चाहिए तो ऑन कर देते हो, लाइट चाहिए तो बंद कर देते हो। तो वो जो स्विच है ना, वो एक प्रोग्राम है, और उसको मैं कहता हूँ रूल है। उसका रूल क्या है? अब आप लोग बोलोगे यार ये तो कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, ये तो एक मैकेनिकल स्विच है। नहीं, अगर कॉमन सेंस में देखो तो वो भी कंप्यूटर ही है। कि वो एक स्विच है, उसमें पीछे एक तार लगी हुई है, जब दबाते हैं तो वो शॉर्ट हो जाती है और वो चीज़ काम करती है, और नीचे का सर्किट ओपन हो जाता है। जब नीचे पुश करते हैं तो वो वहाँ शॉर्ट हो जाती है। तो वो बेसिकली जब भी शॉर्ट होती है, शॉर्ट का मतलब ये होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, जब भी दो वायरें आपस में मिलती हैं तो हम इसको शॉर्ट कहते हैं। और जब ये दो वायरें नहीं मिलती तो वो ओपन सर्किट है, ठीक है। जो भी मतलब, तो जब भी हम, जैसे आप प्लग लगाते हो तो ये शॉर्ट कर रहे हो, जब प्लग निकाल रहे हो तो ये ओपन कर रहे हो। तो सिंपल वे के अंदर जो हम लोगों का फिनोमेना है यार, वो ये है कि ये एक सर्किट जो, सॉरी, जो एक स्विच आपका, ये एक प्रोग्राम है, ये रूल है। अब वो हमेशा पंखा ही चलाएगा। मैं इसकी जगह कोई डिजिटल प्लग लगा दूं और वो ये बोले कि यार फहाद जो है ना, मैंने समहाउ ये देखा है कि ये 6 बजे जब आता है घर वापस, तो इसको ठंडा टेम्परेचर चाहिए, और ये सुबह 8 बजे चला जाता है और 6 बजे वापस आता है। 8 से 6 में घर में कोई नहीं है। काइंड ऑफ बहुत सारे लॉगिंग उन्होंने भी लगाई है कि घर का दरवाज़ा डिजिटल है, चूल्हा डिजिटल है, फ्रिज डिजिटल है, माइक्रोवेव डिजिटल है, लाइटें डिजिटल है। तो कह रहे हैं यार घर में कोई मूवमेंट नहीं हो रही, कैमरे में कुछ दिख नहीं रहा, मैं ऐसा करता हूँ एसी बंद करता हूँ, इसकी एफिशिएंसी क्रिएट करता हूँ। ये मशीन लर्निंग है। अच्छा, वो पहले दिन तो करेगा कि भाई फहाद 6 बजे आता है, उसने 4 बजे एसी चला दिया। फिर किसी दिन फहाद आ गया 7 बजे, किसी दिन फहाद आ गया 9 बजे। अब उसके पास मेरा पूरा प्रोग्राम है कि गूगल नेस्ट जो एक थर्मोस्टेट है, उसने देख लिया कि फहाद मैप में डाल के निकल रहा है ऑफिस से यहाँ, इसके आने का टाइम 1 घंटा है। 1 घंटे में मैंने देखा है कि 3 दिन चला के कि फहाद का घर 2 घंटे में कूल हो जाता है, मैं इसी चला देता हूँ। ये है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का दूसरा तरीका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जो हम सब करते हैं डेली बेसिस पे, मगर हम सोचते नहीं है। इवन कि हमारे अम्मी अबू भी करते हैं। आपने एक प्लॉट खरीदा, पाकिस्तान में तो हर कोई प्लॉट खरीद रहा होता है। आप कहते हैं यार मैंने 2 साल प्लॉट खरीदा था 5 लाख रुपए का। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ बराबर वाले का देखता हूँ कितने का हो गया। अरे यार अंकल का प्लॉट 6 लाख का हो गया है। अच्छा, गुलबर्ग 2 में इतने का है, गुलबर्ग 7 में इतने का है, गुलबर्ग 8 में इतने का है। अच्छा, डिफेंस में 100 गज का प्लॉट इतने का है, गुलबर्ग में इतने का है। तो ये क्या कर रहे हो आप? प्रॉक्सिमिटी का डाटा ले रहे हो और एक एस्टिमेशन लगा रहे हो। एआई यहाँ भी इस्तेमाल होती है
कि आप एआई जो प्रिडिक्शन करते हैं, जो इतने सारे लोग हैं कि हम बता सकते हैं कि हकीक कॉस्ट क्या है, जो स्टॉक मार्केट के गुरु हैं, जो बिटकॉइन के गुरु हैं या रियल एस्टेट के, वो क्या कर रहे हैं। तो मैं अपनी बेटी को समझा रहा था किसी दिन कि अगर आपको याद हो, आप लोगों को पता नहीं अब, कि मैथ्स में ग्रेड 3 4 में हमें पढ़ाते थे 2 4 6 और उसके बाद वो ब्लैंक दे देते थे, कहते थे अब गैस करो 2 4 6, अब गैस करो, गैस क्या करो 8 है, क्यों 2 और 4, वो 4 और 6, 6 के बाद 8, और फिर इस तरीके से एग्जैक्टली यही मशीन लर्निंग है। आप मशीन लर्निंग को सिर्फ ट्रेन कर रहे हो कि यार ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, प्रेडिक्ट कर दो, तो वो क्या करता है, अपने सराउंडिंग डाटा देखता है और वो कैलकुलेट कर देता है। तो आपको अगर ये फंडामेंटल चीजें पता है तो फिर आप देख सकते हो कि एआई कहाँ लगेगी। कोई और, मेरे पास एक्चुअली हार्ड स्टॉप है, मगर मैं पूछना चाह रहा था कि कोई और सवाल हो मीनवाइल। जी सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर जफर हेयर फ्रॉम बे एरिया। तो आपने बहुत ज़बरदस्त चीज़ पे कंक्लूड किया अपने टॉक को कि एआई आप किसी भी डोमेन में सिर्फ वही बंदा लगा सकता है जिसके पास ऑलरेडी उस डोमेन का नॉलेज है, और यही वो चीज़ है जो हमारे स्टूडेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है। तो अमेजिंग टॉक सर, आपने मेस्मराइज कर दिया। हम आपसे इंशाल्लाह सीखते रहेंगे। तो मैं बच्चों को कह दूंगा कि आपके पीछे लग जाएं, आपको लिंक्डइन पे ऐड कर दें और आपको तंग करें जितना आपसे सीख सकते हैं। तो मोस्ट ग्रेटफुल सर। नो, थैंक यू वेरी मच। सॉरी गाइस, हम लोगों को काफी सवालों का आंसर देना पड़ गया, तो हम मेन टॉपिक से थोड़ा सा डेविएट हो गए, मगर आई विल शेयर द डेक। मैं ये मुस्कान को दे सर हम आपको दूंगा। दोबारा बुला लेंगे। जी कोई मसला नहीं, जरूर जरूर इंशाल्लाह। सही है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स, मैं और डॉक्टर रिजवान अभी यहीं पे रहेंगे, तो जिनके क्वेश्चंस हैं और कुछ अपडेट्स भी हमारे पास, तो हम शेयर करेंगे। तो सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जफर, थैंक यू, थैंक यू। आपने बहुत ज़बरदस्त टाइम दिया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच सर। जी स्टूडेंट्स, अमेजिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और एक चीज़, मैं जब इन वेबिनार्स में आता हूँ ना, पिछले तकरीबन 1 साल से, तो मुझे